So, of course, we'll start with the most, I think, iconic topic of this podcast, perhaps right now, because Madrid has won the 15th UCL, the much coveted 15th UCL. It's so funny when you think about it कि the next best club has won 7 UCLs. उसको into 2 कर दो 14 होगा. +1, now you have Madrid. इतना बड़ा gap है at the top. And I think even as a Barca fan, you have to accept कि Madrid is the greatest club of all time. Unless we start matching those levels in terms of trophies, because at the end of the day, club का success trophies से ही देखा जाता है. Fortunately or unfortunately, this is the reality we live in. Success उसी चीज़ से measure करा जाता है. And अगर उस चीज़ से measure करा जा रहा है, तो forget Barcelona, no other club in football history comes close. So I think it is fair to accept कि they are currently the greatest club of all time. अगर कोई बाद में जाके उनको ओवरटेक करेगा उनके ट्रॉफीज की टैली को, यूसीएल के लेगेसी को, तो हम लोग ये कॉन्वर्जेशन दोबारा कर पाएंगे. पता नहीं हमारे लाइफ टाइम में वो कभी होगा भी कि नहीं. दैट इज द ग्रेटनेस दैट दे हैव अचीव्ड एट दिस मोमेंट. एंड कमिंग इनटू दिस गेम, आई थिंक आज से अगर 2 हफ्ते पहले पूछा जाता कि इस गेम का नैरेटिव क्या है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो भी न्यूट्रल्स होते, जो कि नॉन मैड्रिड फैंस होते, सब ये बोलते कि भाई रॉयस का लास्ट गेम है एंड दे वांट टू सी हिम फाइनली विन द यूसीएल. एंड एक अच्छे नोट पे वो एंड कर रहा हो अपनी स्टोरी है डॉर्टमुंड के साथ. एंड नैरेटिव मोर और लेस उसके अराउंड ही बिल्ड होता. प्लस डॉर्टमुंड बीइंग एन अंडरडॉग, जहाँ से वो आए हैं राइज अप करके, ग्रुप ऑफ डेथ से निकले थे इस सीज़न, एक बहुत ही सरप्राइजिंग स्टोरी रही है, बहुत ही पॉजिटिव स्टोरी रही है. तो सभी लोग आई थिंक जो न्यूट्रल्स थे वो डॉर्टमुंड के लिए काइंड ऑफ रूट कर रहे होते हैं. बट इट काइंड ऑफ चेंज्ड अ बिट. जो नैरेटिव था वो कुछ हद तक चेंज हुआ जब क्रूज की न्यूज़ आई कि वो अब क्लब फुटबॉल से और आधा फुटबॉल से ही रिटायर होने वाला है. उसके बाद से आई बिलीव कि भाई काफ़ी हद तक फिर वो सेंटिमेंट्स जो वो न्यूट्रल हो गए थे कि चलो अब क्रूज भी जा रहा है तो व्हाट बेटर कि मतलब यूसीएल जीतता हुआ इन द मोस्ट टिपिकल फैशन, जो कि उसके फुटबॉलिंग क्लब फुटबॉल करियर का जो एक बेंचमार्क रहा है कि भाई हम लोग आते हैं, यूसीएल जीतते हैं, फिर अगले सीजन दोबारा खेलते हैं. उससे बेटर फैशन क्या होगा इन द मोस्ट टिपिकल फैशन अपना करियर एंड करना. एंड उसी नैरेटिव को लेते हुए लेट्स कम इनटू दिस गेम, बिकॉज आई थिंक टू स्टार्ट विद, अगर मैं इस गेम को एक सेंटेंस में सम अप करूं, दिस गेम रिप्रेजेंटेड एग्जैक्टली व्हाट मैड्रिड हैज बीन डूइंग इन द पास्ट 3-4 years, स्पेशली इन द पास्ट 3-4 years. कि आप देखोगे कैसे स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द गेम, मैड्रिड इज ईजिली द सेकेंड बेस्ट टीम ऑन द पिच. द ऑपोजिशन इज टेकिंग द गेम टू मैड्रिड, डोमिनेट कर रहे हैं उनको, स्कोर करने का ट्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छे चांसेस भी क्रिएट कर रहे हैं, बट समहाउ स्कोर कर नहीं पा रहे. एंड ऑन द अदर हैंड, जैसे ही सेकेंड हाफ शुरू होता है, मैड्रिड समहाउ मैनेजेस टू शिफ्ट गियर सो मॉन्यूमेंटली क्या फर्स्ट गियर पे खेल रहे हो, सीधा 5th गियर पे आ गए हो भाई. देयर इज नो इन बिटवीन. एंड परहैप्स वी कुड कंक्लूड कि दैट चेंज इन गियर्स इज सच अ बिग शॉक टू द अदर टीम दैट इट इज बॉर्डर लाइन कॉट ऑफ गार्ड. मुझे जेन्युइनली अब ये लगता है, इफ आई हैव टू मेक सम सेंस अराउंड हाउ मैड्रिड मैनेजेस टू डू दिस ऑल द टाइम, उनकी ग्रेटनेस तो है ही कि वो 1 से 5, मतलब वो जो गियर 1 से गियर 5 पे जो शिफ्ट करते हैं ऑल ऑफ अ सडन, वो उनका फोर्टे है, उनकी एक्सपर्टीज है. आई वोंट ट्राई टू मेक सेंस ऑफ हाउ दे डू दैट. वो कोई भी और क्लब नहीं कर पाता. बट इफ आई एम लुकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑपोजिशन, मे बी दैट इज द रीजन वाई देर ऑलवेज कॉट ऑफ गार्ड. ऐसा क्यों होता है कि हमेशा जो ऑपोजिशन एक बड़े मैच में मैड्रिड के अगेंस्ट खेल रहा होता है वो कुछ ब्लंडर मिस्टेक्स करता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो सेकेंड गोल हुआ था, ये हमेशा मैड्रिड के अगेंस्ट ही क्यों होता है. आई जेन्युइनली फील कि मैड्रिड जो है ना वो एक फॉल्स इल्यूजन में रखती है दूसरी टीम को कि वो गेम को चला रहे हैं, बड़ा डोमिनेट कर रहे हैं, दैट दे आर द बेटर टीम. एंड एकदम से चुटकी मारते हुई, पलक झपकते हुई एकदम से वो बेटर टीम बन जाते हैं, वो गियर शिफ्ट कर लेते हैं. एंड दैट शॉक, दैट रियलाइजेशन, सडन रियलाइजेशन causes such a big shiver down the spine of the opposition that they are bound to make mistakes. हम लोग टैक्टिक्स में पूरा ब्रेक डाउन कर सकते हैं गेम को, हम लोग टेक्निकल एक्सप्लेनेशंस में जा सकते हैं, बट आई हैव कम टू रियलाइज कि मैड्रिड के बड़े गेम्स में ना इट इज मोर अबाउट द मेंटालिटी. टैक्टिक्स
तक सिर्फ रिड्यूस करना, ये मैंने सेमीफाइनल्स के लिए भी कहा था जब बायर्न के अगेंस्ट ये लोग खेल रहे थे, दैट इफ यू रिड्यूस देयर कमबैक जस्ट to a shared discussion of tactics, that would be such a big insult to Madrid's mentality, because I don't even think they think too much about tactics, man. मतलब मुझे लगता नहीं कि वो टैक्टिकली Madrid आर द बेस्ट टीम, बहुत ही स्मार्ट प्ले होता है, एंसेलोटी टैक्टिकली बेस्ट मैनेजर है, ये सब चीज़ें मैं इतनी बिलीव करता नहीं हूँ. व्हाट आई बिलीव इज, इस क्लब में जो लोग भी खेलते हैं somehow they end up turning into a mentality monster where they genuinely believe from the bottom of their heart कि हम लोग किसी भी पोजीशन पे होंगे, चाहे हम लोग 89th मिनट पे 2-0 डाउन ही क्यों ना हो, हम वहाँ से भी 3-2 कर सकते हैं विदाउट गोइंग इनटू एक्स्ट्रा टाइम. अगर वो एक इंसेन लेवल ऑफ अनशेकेबल बिलीफ है ना अंदर, तो यू टेंड टू मैनिफेस्ट दोज थिंग्स इन रियलिटी एज वेल. हमने बायर्न म्यूनिक वाले गेम में भी देखा था कैसे नॉयर आउट ऑफ ऑल द गोल कीपर्स इन द वर्ल्ड उसने बॉल स्पिल कर दी एंड होजेलू ने गोल मार दिया. यहां पे डॉर्टमुंड आफ्टर डोमिनेटिंग सो मच एक हेडर खाते कॉर्नर से और फिर सेकंड गोल प्लेटर पे सजा के दे सकते हैं. माइंड यू, डोंट फॉरगेट दिस, जब पहला गोल आया था, अभी हम लोग ऑफकोर्स डिटेल में भी आ जाएंगे, उसके बाद भी टाइम बचा हुआ था एक इक्वलाइजर स्कोर करने के लिए. But as we'll discuss, it never felt as if an equalizer would be around the corner. Just turn the tables and then imagine the scene. अगर दूसरी टीम ने पहला गोल मारा होता, you would have always believed कि इक्वलाइजर मैड्रिड से आने वाला है. ये दिस इज नॉट अ जोक, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये जोक नहीं है, ये एक्चुअली में देयर इज सम लॉजिक टू दिस, वरना ये हमेशा नहीं हो रहा होता. मैं फर्स्ट हाफ की बात करता हूँ. फर्स्ट हाफ में जस्ट टू emphasize more on what I am trying to say, 64% पोजेशन जो है वो मैड्रिड का था बाय द वे, क्योंकि यूजुअली मैड्रिड इतना पोजेशन डोमिनेट करती नहीं है. बट विल बी सरप्राइज टू नो सिर्फ 2 शॉट लिए थे मैड्रिड ने 64% पोजेशन के साथ, और 0 शॉट्स ऑन टारगेट थे. इमेजिन अगर बार्सिलोना ये कर रही होती, हम फैंस कितनी गालियां दे रहे होते हैं कि इतने पोजीशन का क्या करोगे, वर्टिकल पासिंग नहीं है, सिर्फ साइडवेज पासिंग कर रहे हैं, बैक पासिंग कर रहे हैं, क्रिएटिविटी नहीं है, कोई क्रिएटिव आउटपुट नहीं है कि हम लोग शॉट्स ले पाएँ. XG 0.0009 की थी, ये 0.09 की थी, इट्स नॉट इवन 0.1. इमेजिन बारसा अगर यहाँ पे होती, फैंस कितनी गाली देते हैं. जीरो क्रिएटिविटी, विच इज ऑल्सो वट सेट्स देम अपार्ट बाय द वे. बीइंग अ बारसा फैन आई नो कि हम लोग की फिलोसफी जो है कि वी नॉट ओनली हैव टू विन बट ऑल्सो विन ब्यूटिफुली. It holds a high regard in itself, but if you're not winning, nothing else matters. Madrid, after playing so pathetically bad, at least statistically you would see that. अगर कोई लोग देख रहे होंगे मैच तो उनको ही पता था कितना बेकार खेल रहे थे. कोई और भी टीम होती है उनसे तुम इमेजिन करते कि वो ऐसा कम बैक कर सकते हैं. एंड इमेजिन में क्या मतलब, यू ऑलवेज न्यू कि ये होगा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. Dortmund can dominate as much as they want to. At some point of time, the comeback will happen. It is inevitable. That is the point that Madrid has attained at this point of time. कि आप किसी भी पोजीशन से कमबैक कर लोगे, और आपके जो बिगेस्ट राइवल्स हैं उनके फैंस भी ये बिलीव करते हैं. फर्स्ट हाफ में 3 ऐसे चांसेस थे जो कि बॉर्डर लाइन सिटर्स हुए हैं. अदियमी का एक चांस था, ब्रांड का एक चांस था, फुलक्रुक का एक चांस था, एक तो पोस्ट भी लग गया था. मतलब आपको ऐसा लग रहा था कि भाई क्या चल रहा है एग्जैक्टली. एंड वंस अगेन यू कुड एट्रीब्यूट इट टू द फैक्ट कि डॉर्टमुंड वर सो अनलकी. मैड्रिड कितना लकी है कि वो बच गए, वरना कोई भी और टीम होती तो वो पोल पे नहीं लगती, बॉल अंदर जाती गोल के. बट मुझे फिर भी वही लगता है कि ये चीज़ ना अगर 1-2 बार हो रही है या फिर 1-2 सालों तक भी हो रही है तो समझ में आता है, बट हर बार कैसे मैड्रिड के साथ हो रहा है, तो इट इज़ डेफिनेटली समथिंग मोर, एंड इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज प्रेजेंट ऑन द फील्ड. आई थिंक इट इज़ टोटली टू डू विद द माइंड सेट. मे बी द ऑपोजिशन टीम फील्स मोर इंटिमिडेटेड, बट वो इंटिमिडेशन क्रिएट किसने करा है? मैड्रिड नहीं तो करा ना, अपनी पर्सनैलिटी से, अपने कॉन्फिडेंस से, द वे दे विन दोज ट्रॉफीज, द वे दे लुक सो अश्योर्ड ऑन द पिच. एक वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट आ ही जाता है मैड्रिड के गेम्स में, वरना यू वुड नॉट सी सच बिग टीम्स. आई मीन डॉर्टमुंड से वी हैव सीन बेटर टीम्स विद ऑल डू रिस्पेक्ट, ऑल ऑफ देम मेकिंग सम ब्लंडर्स व्हेन दे आर फेसिंग मैड्रिड इन द UCL. इजीली डॉर्टमुंड को एटलीस्ट 2 गोल तो मार देने चाहिए थे फर्स्ट हाफ में, एटलीस्ट. दे हैड 8 शॉट्स
Out of the 36% of the possession that they had, they took 8 shots, had 3 on target. Should have easily scored at least 2 goals. अदेमी का तो जो वो गोल मिस करा उस बंदे ने, कोर्तुआ, कोई सेंस था कोर्तुआ को स्टार्ट कराने का? लॉजिकली अगर देखा जाए तो लूरन जितना अच्छा खेल रहा था तो क्यों नहीं स्टार्ट कराते उसको? लेकिन नहीं भाई, ट्रस्ट करा कोर्तुआ पे, स्टार्ट कराया, कोर्तुआ ने इंटिमिडेट कर दिया उसको, अदेमी को इतना इंटिमिडेट कर दिया कि बंदा कटाने की सोच रहा था, और कटाते कटाते इतना हैवी टच ले लिया कि वो बहुत पता नहीं एकदम ही कोने में निकल गई बॉक्स के, वहां से वो कभी रिकवर ही नहीं कर पाएगा अच्छी पोजीशन पे अपने आप को। तो ये क्या है? दिस इज द ऑरा दैट मैड्रिड हैज, दिस इज द कॉन्फिडेंस दैट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ द टीम हैज, कि हम एक 1v1 सिचुएशन से भी अपने आप को बेल आउट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये हर बार काम नहीं करेगा, वरना हर साल ही मैड्रिड जीत रही होती, बट अभी भी ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेट ईयर तो जीत ही रही है ना, तो मतलब इससे बेटर और क्या ही हो सकता है। I was genuinely impressed with the way Dortmund were playing in the first half. The way, even though they did not have a lot of the ball, but as soon as they could smell even a slight chance of a counter attack, they were right at it. You would see the whole team collectively as a unit एकदम आगे अटैक करते हुए जाने के लिए। मैड्रिड का जो मिडफील्ड था, इट वाज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट टू बी वेरी ऑनेस्ट। कामाविंगा यू कुड से हाँ दैट ही वाज ट्राइंग हिज बेस्ट, ही वाज इन्वॉल्व्ड अ बिट, डिफेंसिवली अच्छा कर रहा था, ठीक ठाक कर रहा था, बट जैसे फॉर एग्जांपल क्रूज को आप ले लो, आई थिंक वैल्वर्दे, कामाविंगा एंड क्रूज, इन तीनों में से द गाय हु वाज लीस्ट इन्वॉल्व्ड विद द बॉल, और रादर नॉट डूइंग दैट वेल विद द बॉल, इट वाज एक्चुअली टोनी क्रूज। Valverde, you would still see him coming back, tracking back, going forward. In fact, उसने एक शॉट भी लिया था, जो 2 शॉट्स है उसमें से एक शॉट Valverde का ही था। Cruz was मतलब ना इधर ना उधर, थोड़ा kind of I felt like he was stuck in between and he was not having a great game by then. Bellingham was not also having a very great game. Hummels ने Vinicius Junior को पॉकेट करके रखा हुआ था। And you will notice how ये जो मैं नाम ले रहा हूँ, एंड में आके इनमें से ही मैक्सिमम लोग होंगे जिन्होंने एक्चुअली में कंट्रीब्यूट करा विन के लिए ऑन पेपर। टोनी क्रूज ने असिस्ट दिया, विनीशियस जूनियर ने गोल मार दिया, कारवाहाल जैसा बंदा जो कि लग रहा था कि फिनिश होने वाला है, अब नहीं भागा जाता है इससे, ही स्कोर्स द सेकंड चैंपियंस लीग गोल ऑफ हिज करियर, आई थिंक इट टर्न्स आउट टू बी द विनिंग गोल। एक मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दी उस बंदे ने फाइनल में आके। ये सिर्फ मैड्रिड में क्यों होता है बार बार? Once again, you have to acknowledge the way this club operates and the mentality that it instills in every single player. I genuinely believe कोई बंदा जो कि एक worst mentality वाला जो क्लब हो सकता है, कोई भी सोच लो, जो कि सबसे लूजर mentality वाला है, मैं नाम नहीं लूंगा, सब समझ ही गए होंगे वैसे, उस क्लब का भी जो है कोई बंदा लेके तुम मैड्रिड में आ जाओ, आई थिंक उसकी मेंटालिटी भी एक सीजन के अंदर शिफ्ट हो जाएगी। ऐसा कुछ इफेक्ट है, पता नहीं क्या पिलाते हैं भाई अपने को, मतलब क्या खिलाते हैं, क्या पिलाते हैं, कैसी नींद मिलती है उनको, पता नहीं क्या चलता है भाई वहाँ पे। सेकेंड हाफ में वी सॉ हाउ मैड्रिड स्टार्टेड शिफ्टिंग द गियर्स, बट यू स्टिल फेल्ट कि हाँ डॉर्टमुंड अभी भी गेम में दे हैव देयर ओन रिस्पेक्ट, दे हैव देयर ओन प्लेस, वो अपनी जगह बना सकते हैं। बट देन फिर रॉयस आता है सब्स्टिट्यूशन पे, एंड उसके बाद ही हाउ आयरॉनिक इट वॉज कि उससे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो गोल मार देगा। And on the other hand, from a corner, Toni Kroos assists Carvajal, बहुत ही अच्छा हेडर लेता है, a very smart goal. And उसके बाद, as I was saying before, that एक गोल मार दिया मैड्रिड ने, but up till that point, the better team had been Dortmund. And so naturally, you would expect कि हाँ Dortmund अभी तक better team रही है, तो they would be even further ignited by conceding a goal despite being better. And so now they would be more ferocious, they would attack more. They would try to make things happen in a more severe way. एकदम उल्टा होता है, उसके बाद से लगा ही नहीं कि डॉर्टमुंड इक्वलाइजर मारने वाली है। On the other hand, they fumble so badly that they commit such a big blunder. विनीशियस जूनियर के पैरों पे लाके दे देते हैं बॉल पास करके। He also happens to score. And तुम कह सकते हो once again कि लकी था, ये था, वो था, but he was there when it mattered. He ended up scoring 2 UCL final, 2 goals. That is all it counts. So, what happened with Vinicius actually represents how Madrid were. They may not have had a first good half, but they were ready for the opportunity to score. और जब वो मिली,
स्लाइटली एक वो जो ओपनिंग दिखी, you just nailed it. And this is how I would sum up the game and the season for Real Madrid as well. This was so telling कि भाई एक टीम जो कि स्टार्टिंग से इतना डिप्लीटेड है, ऐसा लग भी नहीं रहा था कि दे आर गोइंग टू बी एट देयर बेस्ट. मैनेजर की ब्राज़ील में जाने की बातें चल रही हैं, सेंटर फॉरवर्ड नहीं है टीम के अंदर, आर्दा गुलर आया तो उसको इंजरी हो गई है, ये हो गया वो हो गया है. स्टार साइनिंग हुई आपकी बेलिंगम, उसको भी पता नहीं व्हाट टू एक्सपेक्ट एग्जैक्टली, ऑल्दो ही वाज नोन टू बी अ गुड प्लेयर. एंड देन यू सी सच अ गुड टीम डिस्पाइट लैकिंग सो मेनी इंपॉर्टेंट सुपरस्टार्स, मॉड्रिच बीइंग बेंच्ड, एंड येट दे एंड अप विनिंग द ला लीगा, दे एंड अप विनिंग द यूसीएल. हाँ, कोपा डेल रे नहीं जीतते, वो उनका बोगी टूर्नामेंट है, बट दे वोंट माइंड. इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? Add to this the fact that अभी एम्बापे आ रहा है, अभी परहैप्स डेविस भी आ सकता है, क्या पता. कैसे ही रोकेगा कोई इस टीम को? एज अ बार्सा फैन माई ओनली होप इज कि हांसी फ्लिक किसी तरीके से कुछ कर दे. आई जेन्युइनली होप हो सके तो वो हाईजैक कर ले डेविस का ट्रांसफर और यहाँ पे ले आए, कुछ कर दे भाई. मतलब ऐसे 2-3 अच्छे अच्छे प्लेयर्स ले आए एंड टर्न बार्सिलोना इनटू अ मेंटालिटी मॉन्स्टर एज वेल, बिकॉज अदरवाइज देयर विल बी नो कॉम्पिटिशन. एंड this is actually a very scary aspect for La Liga. Genuinely एक 1 horse race बन सकती है अगले 5 सालों के लिए, जिस तरीके से मैड्रिड डोमिनेट कर रही है. एंड अगर बार्सिलोना कैचअप नहीं कर पाती फाइनेंशियली दो. As far as the UCL is concerned, the names that I mentioned, they would once again make Madrid one of the main favorites to win the UCL again. And they had defended their title before as well. Don't be surprised if they end up in the finals next year as well. The funny part is, even the players don't care about it that much, I believe. Did you look at the celebrations? जो मैच के बाद अगले दिन जो सेलिब्रेशंस हुए हैं स्टेडियम वगैरह में, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. The way they lifted the trophy, the way they were, मतलब बेलिंगम रोने की कोशिश कर रहा, रो नहीं पा रहा भाई वो. It does not even matter that much. I think that is the ultimate peak of a winner's attitude, that it is a hobby for you. We have seen it in so many sports. हम लोग क्रिकेट कवर करते हैं, क्रिकेट में भी हम लोग देखते ही हैं. You celebrate your win, but you know you will be there again very soon, so it does not really matter that much. होता है ना 100 साल में एक बार आप जीते और पता नहीं अगली बार कब जीतोगे. जब एक ट्रू अंडरडॉग स्टोरी होती है तब आपको सेलिब्रेशंस बहुत वाइल्ड दिखते हैं, बिकॉज दे नो कि हम लोग अभी जीते और पता नहीं अगली बार कब जीतेंगे. या फिर कभी वर्ल्ड कप जीत जाओ तो ऐसा सेलिब्रेशन होता है, क्योंकि वंस अगेन यू नेवर नो, बहुत अनप्रेडिक्टेबल टूर्नामेंट होता है. बट मैड्रिड के लिए यूसीएल इतना प्रेडिक्टेबल टूर्नामेंट है, दे नो कि हम सेमीज तक तो पहुंचने वाले हैं, परहैप्स फाइनल पे ही पहुंच ही जाएंगे एंड आराम से जो है दोबारा पोडियम पे मोस्ट लाइकली फिनिश करेंगे ही करेंगे. दैट एक्चुअली द वाइब एक्चुअली इज विजिबल इन द पर्सनैलिटी ऑफ ईच एंड एवरी प्लेयर एंड द कोच एज वेल. सो शाउट आउट टू मैड्रिड. मैंने बहुत तारीफ कर दी एज अ बार्सा फैन, बट यू हैव टू, मतलब आज तो करनी बनती है. एंड रिस्पेक्ट टू द क्लब, रिस्पेक्ट टू द फैंस, होपिंग दैट बार्सा लर्न्स फ्रॉम दिस. एंड आई थिंक आई वॉन्ट टू नाउ ट्रांजिशन इन टू दैट वेरी टॉपिक विच इज अबाउट हांसी फ्लिक. हांसी फ्लिक टू बार्सिलोना. इस ट्रांसफ़र की टू स्टार्ट विद, देखो ये जो ट्रांसफर विंडो है अभी तक इट हैज़ ऑल बीन अबाउट द मैनेजर्स. कोई भी बड़े प्लेयर अपार्ट फ्रॉम एम्बापे जिसकी भी डील बड़ी पैसिवली साइन होने वाली है, एंड इट विल ओनली बी सेलिब्रेटेड वाइडली वंस इट इज़ ऑफिशियल. उसके पीछे कोई ज़्यादा बिल्डअप है नहीं, बिकॉज इट वॉज ऑलवेज एक्सपेक्टेड. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर हैव बीन नो बिग रूमर्स एज सच. इट हैज़ ऑलवेज बीन अबाउट द मैनेजर्स इन दिस ट्रांसफर विंडो. एंड हांसी फ्लिक टू बार्सा वॉज अ क्वाइट ड्रामेटिक वन. जिस तरीके से चावी को छोड़ना पड़ा है, जिस तरीके से हांसी फ्लिक का अनाउंसमेंट आया है, मैंने पिछले एक पॉडकास्ट में कवर कर रखा ऑलरेडी. And I have always maintained how I don't feel Xavi is the right guy to take us to the ultimate glory. But still the way in which he was treated and had to be exiled, that was not good. In saying that, is Hansi Flick an upgrade over Xavi? 100% it is. And this is where my problem begins, or rather my question begins with some Barca fans. Because I see right now, online, बहुत ज़्यादा divided है fan base. एक फैन बेस है जो कि अभी भी मतलब पैर पड़ने के से राज़ी नहीं आई है चावी के, कि मतलब कूलर तो तुम तभी हो जब तुम चावी के अंधभक्त हो, उस वाले मोड में अभी वो,
कि चाबी के साथ ऐसा क्यों हुआ, वही सच्चा बंदा था, उसी को लीड करना चाहिए था क्लब के लिए, विच आई फर्मली डिसएग्री विद. एंड द अदर हाफ इज जेन्युइनली एक्साइटेड कि चलो अच्छा ठीक है, जो हुआ सो हुआ, नाउ लेट्स लुक फॉरवर्ड टू व्हाट इज गोइंग टू हैपन. And the prospect of Hansi Flick coming to Barca, it should definitely excite anybody. Forget the coolers. Any neutral football fan would be genuinely excited to see Hansi Flick back in action in club football. Especially against a club जिसको उसने 8-2 हराया था. The prospects are genuinely enticing, lucrative, and if they end up actually happening in a positive way, Barca को वही है ना, जो ये एक जो रकस है ना, एक जो ये गटर होल है जिसके अंदर हमारी मेंटालिटी भी डाउन हो रखी है, प्लेयर्स जो कि अच्छे प्लेयर्स होते हैं वो आके परफॉर्म नहीं कर पा रहे, एक जो ओवरऑल बैड एनवायरनमेंट बन रखा है, पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा चल रही है, उससे खींच कर निकालने के लिए ना आई थिंक हांसी फ्लिक कुड बी अ ग्रेट गाय. लेट मी मेक अ केस हाउ. ठीक है, इस सेगमेंट में हम लोग 2 पार्ट्स में बेसिकली डिस्कशन को डिवाइड करने वाले हैं. सबसे पहले हांसी फ्लिक क्या चीज़ें रिप्रेजेंट करता है, एज अ बार्सा फैन हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे, दैट व्हाट ही ब्रिंग्स ऑन द टेबल. एंड सेकेंडली बार्सा क्या रिप्रेजेंट करती है आज तक, बार्सा को क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, एडजस्ट करने पड़ेंगे टू सेटल विद हांसी फ्लिक, एंड इनमें से क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या क्या चीज़ें बुरी हैं, बिकॉज नो बडी इज परफेक्ट. तो क्या ये ट्रांसफर, क्या ये रिलेशनशिप एक्चुअली में सूट करता भी है बार्सा को कि नहीं, इन दिस डिस्कशन हमें उसका आंसर भी मिल जाएगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले व्हाट डज हांसी फ्लिक रिप्रेजेंट, क्या आइडेंटिटी लेके आता है, उसकी खुद ही क्या आइडेंटिटी है. यहां पे मैं 6-7 पॉइंट्स डिस्कस करना चाहता हूं वेरी क्विकली. सबसे पहले टैक्टिकली स्पीकिंग, हांसी फ्लिक लाइक्स टू हैव अ 4-2-3-1. ये एक ओपन सीक्रेट है, सबको पता है. ही हैज प्लेड एंड टॉयड विद डिफरेंट फॉर्मेशंस एज वेल. आई थिंक उसका जो गो टू प्लान रहा है वो हमेशा से 4-2-3-1 का रहा है. ऑफ कोर्स ही कैन शिफ्ट दैट टू अ सर्टेन एक्सटेंट एज पर द डिमांड्स ऑफ द क्लब और द, जैसे जर्मनी को जब वो ट्रीट कर रहा था, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड सेगमेंट में. बट दैट इज व्हाट हिज गो टू प्लान इज यूजुअली. सेकेंडली हिज गेम प्ले इज डिफाइंड बाय अ लॉट ऑफ लॉन्ग बॉल्स. ये तो सभी को पता होगा, 100 वीडियोज बन चुके हैं इसके ऊपर. जब बायर्न म्यूनिख 19-20 वाले सीजन में जब वो 6 ट्रिपल जीते थे, उस साल बायर्न म्यूनिख एवरी 90 मिनट्स सम 91 लॉन्ग पासेस एवरेज कर रही थी और 81 कर रही थी कुछ, लाइक इट वाज अ वेरी एबनॉर्मली हाई नंबर. इतनी ज्यादा लॉन्ग बॉल्स डालना, व्हाट डज इट मीन? इट बेसिकली मीन्स अ लॉट ऑफ डायरेक्टनेस, कि भाई बॉल डिफेंस के पास है, जल्दी से जल्दी इसको ऑपोजिशन के अटैकिंग हाफ तक लेके आओ. The very purpose of playing is solely based on that idea. ये सार है पूरा उसके फिलॉसफी का. If there is one thing that you have to learn about Hansi Flick, it is this. Every single action, every single conversation of the field is designed in a way to serve the idea of moving the ball from the defense to the attacking half of the opposition. एक स्टेटमेंट में ये पूरा सम अप हो गई इन अ सेंस उसके टैक्टिक्स क्या होते हैं. इसके बाद और बताता हूं आपको. पोजेशन क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, पोजेशन इंपॉर्टेंट है. हांसी फ्लिक इनफैक्ट अभी अपने इंटरव्यू में भी कहा था बार्सा का मैनेजर बनने के बाद, जब अनाउंसमेंट आई थी, कि आई लाइक हाउ बार्सिलोना की जो फिलॉसफी है वो काफ़ी हद तक मेरे फिलॉसफी से रेजोनेट करती है, विच इज़ पोजेशन फुटबॉल. एंड स्टैटिस्टिक्स विल ऑल्सो शो कि हांसी फ्लिक की टीम्स पोजेशन डोमिनेट करती हैं यूजुअली, ऑल्दो नॉट एज मच एज बार्सा. एंड दैट टू वाई, बिकॉज लॉन्ग बॉल्स का प्ले बहुत ज़्यादा है. प्रायोरिटी है दूसरे ऑपोजिशन के अटैक में, अटैकिंग हाफ में, बॉक्स में जल्दी से जल्दी पहुंचने का. उसके चक्कर में आप लॉन्ग बॉल्स डालोगे, छोटे पासेस कम करोगे, विच बाय रिजल्ट, बाय कॉन्सिक्वेंस उसका क्या होगा कि आप कई बार शायद बॉल लूज भी कर जाओगे, विच मीन्स आप आउट ऑफ पोजेशन भी हो सकते हो. तो पोजेशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हिज फिलॉसफी बिल्कुल है, बट प्रायोरिटी नहीं है. ये इंपॉर्टेंट है समझना. सबसे ऊंची प्रायोरिटी है टू रीच एज क्विकली एज पॉसिबल टू द अटैकिंग हाफ. इसके बाद और बात करते हैं. देयर विल बी अ लॉट ऑफ रनिंग ऑफ द बॉल, टन्स ऑफ वर्क ऑफ द बॉल. बहुत इंटेंस गेम होता है बॉडी के ऊपर,
if you're playing under Hansi Flick. ये भी एक ओपन नोन फैक्ट है. अगर आप हांसी फ्लिक के साथ खेल रहे हो, नेचुरली जैसे मैंने एक्सप्लेन करा, लॉन्ग बॉल्स बहुत होंगी. अब लॉन्ग बॉल आ रही है तो लॉन्ग बॉल को रिसीव करने के लिए किसी दूसरे बंदे को भागना भी तो पड़ेगा ना, उस पोजीशन तक आना भी तो पड़ेगा ना. तो नेचुरली अ लॉट ऑफ पीपल वुड बी रनिंग अप एंड डाउन. फिजिकली बहुत इंटेंस होता है ये. विच इज माई नेक्स्ट पॉइंट. हांसी फ्लिक की टीम्स में invariably, as a consequence of such an intense game that you have to play every single week, you will either end up getting, placed on the bench, या फिर you will end up becoming a physical specimen, जो कि हमने बड़ी फेमसली 1920 वाली बैंग की टीम के साथ देखा था. When you have to play such an intense style of football every single week, perhaps 2 games a week, आपको फिजिकली लेवल अप करना ही पड़ेगा. वो मसल मास ऐड करना ही पड़ेगा. वो फिजिकल इंड्योरेंस ऐड करनी ही पड़ेगी. वो स्टैमिना लाना ही पड़ेगा. कोई चॉइस ही नहीं है, वरना आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, आपको इंजरी हो जाएगी. तो ये फिजिकल स्पेसिमेन वाला जो है ना, ये ऐसा नहीं है कि हांसी फ्लिक जो आता है और सबसे बॉडी बिल्डिंग कराता है वहाँ पे. नहीं. उसका गेम स्टाइल ही ऐसा है कि आपको उसको मैचअप करने के लिए एक्स्ट्रा वर्क इन द जिम डालना ही पड़ेगा, जस्ट टू बी एबल टू सर्व द लेवल्स दैट ही डिमांड्स ऑन द फील्ड एवरी सिंगल वीक. इट्स अ प्री रिक्विजिट, वरना आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे. सो दैट इज अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस विच इज अ ग्रेट वन बाय द वे. अच्छी बात अगर ऐसा होता है. द नेक्स्ट वन इज गोइंग ऑल आउट अटैक. हांसी फ्लिक की हर्ट, मतलब जो फॉर एग्जाम्पल अगर बायर्न म्यूनिख का वन सेकंड एग्जाम्पल लें, बिकॉज उसने बहुत ज़्यादा टीम्स कोच करी नहीं है. ही वॉज एवरेजिंग ऑलमोस्ट 3 goals एवरी गेम. हर गेम में आप 3 गोल मार रहे हो. अब सुनने में इतना ज़्यादा नहीं लग रहा होगा, बट एक्चुअली में अगर आप एवरेज पे आ जाओ तो 3 गोल पर गेम बहुत ज़्यादा होता है. इस लेवल की अटैकिंग हो रही होती है. इसका एक कॉन्सिक्वेंस क्या है? अगर आप इतना ज़्यादा ऑल आउट अटैक कर रहे हो तो नेचुरली आपके सारे प्लेयर्स बार बार आगे पुश कर रहे हैं, विच मीन्स आप डिफेंसिवली थोड़े वल्नरेबल हो जाओगे, विच इज़ ऑल्सो रेप्लिकेटेड इन द स्टैटिस्टिक्स. ही इज़ ऑल्सो कंसीडिंग ऑलमोस्ट 1 goal एवरी सिंगल गेम. तो इस स्टैट से, इन दोनों स्टैट्स को अगर हम मिला दें, 3 goals पर गेम स्कोर्ड एंड 1 goal पर गेम कंसीडेड, मिला दो, तो इंग्लिश में या फिर मतलब लैंग्वेज बेसिस पे मैथमेटिकली हटाते हुए इसका कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि द फिलॉसफी इज टू आउटस्कोर द ऑपोजिशन. इट इज वेरी क्लियर. दे डोंट केयर अबाउट कंसीडिंग. हिज टीम्स डोंट केयर अबाउट कंसीडिंग. द फिलॉसफी इज सोली बेस्ड ऑन द फैक्ट कि तुम्हें जितने गोल मारने मार लो. आई एम गोइंग टू पुट सो मच प्रेशर ऑफ द बॉल. आई एम गोइंग टू एड सो मेनी नंबर्स ऑन द फील्ड, up the field rather, कि we will end up scoring more goals than you. हमें पता है कि हम जिस तरीके से खेल रहे हैं उसका कॉन्सिक्वेंस ये एक होगा कि हम गोल्स कंसीड भी करेंगे, बट वी डोंट इवन केयर अबाउट दैट. दैट इज एंड एक पॉजिटिव तरीके से आप देखो इसको तो इट इज ओनली मेकिंग मोर क्लैरिटी इन योर माइंड. वरना होता अच्छा डिफेंसिवली यहाँ पे सॉलिड रहना है, आगे जाए तो ये करना है वो करना है, स्पेशली विद अ क्लब लाइक बार्सिलोना जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकली साउंड होना होता है. ही इज टेकिंग ऑल दैट क्लटर आउट ऑफ द टेबल, फोकसिंग ऑल हिज एनर्जीज ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ द गेम. हाउ डज दिस अफेक्ट बार्सा एग्जैक्टली, इसको हम अभी आगे डिस्कस करते हैं. एंड लास्टली एक पॉइंट जो कि शायद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर हांसी फ्लिक, ही रिप्रेजेंट्स अ मेंटालिटी मॉन्स्टर. मैं जब हांसी फ्लिक को देखता हूँ या फिर उसका नाम जब डिस्कशंस में आता है, तो इफ आई हैव टू डिफाइन हिम विद वन वर्ड, इट इज रूथलेसनेस. आपका क्या वर्ड है? मेक श्योर टू कॉमेंट इट. मुझे आई वुड लव टू नो हाउ यू वुड डिफाइन हांसी फ्लिक इन वन वर्ड. मेरे दिमाग में वर्ड आता है रूथलेसनेस. दैट ही डज नॉट केयर. आपके प्लेयर को इंजरी हो रखी है, ये हो रखी है, भाई भाग पा रहे हो तो आ जाओ टीम के अंदर. गोल खा रहे हो नहीं खा रहे हो कोई बात नहीं, भाई गोल खाना है, हम आउटस्कोर कर देंगे. बड़ा सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है और वो रुकना नहीं है. वो जो जर्मन मशीन वाली मेंटालिटी हम लोग कहते हैं ना, एग्जैक्टली वही है वो. ही मेक्स अ मशीन, अ गोल स्कोरिंग मशीन आउट ऑफ अ टीम, एंड ही डज इट इन अ वेरी रूथलेस मैनर. दैट इज, if you have to sum up his mentality in one sentence, that should be it. But now coming to the second segment, which is how does this affect Barcelona, or can this even be a fitting relationship with Barcelona?
जिसमें बार्सिलोना कुछ बेनिफिट कर भी रही है कि नहीं, या फिर दे हैव टू मेक टू मेनी चेंजेस, क्योंकि बहुत सारे नैरेटिव्स अराउंड द मीडिया इज राइट नाउ कि यार हांसी फ्लिक एक्चुअली में टैक्टिकली इतना सूट करता नहीं है बार्सा को, एंड बार्सिलोना हैव टू मेक टू मेनी चेंजेस, जिसकी वजह से बार्सिलोना माइट लूज देयर आइडेंटिटी या फिर माइट नॉट बी एबल टू गेट दैट लेवल ऑफ सक्सेस बिकॉज द लेवल ऑफ चेंज रिक्वायर्ड इज जस्ट टू मच. एंड मैं उस नैरेटिव को ना जरा एक बार लॉजिकली ब्रेक डाउन करना चाहता हूँ, बिकॉज आई थिंक ये बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक आर्ग्यूमेंट है. इफ एनीबडी टेल्स यू कि यार बहुत ज़्यादा टैक्टिकली चेंज हो जाएगा गेम, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बार्सिलोना अडैप्ट नहीं कर पाएगी, तो यू आर बीइंग टू पेसिमिस्टिक, या फिर यू ऑलरेडी हैव सच अ बिग एक्सक्यूज मेंटालिटी दैट यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर अनदर ट्रॉफीलेस सीजन. मेरा हांसी फ्लिक को यहाँ पे लाने का एटलीस्ट द फर्स्ट सीजन द पर्पस पता क्या, जो if you have to define the success for Hansi Flick in the first season, it should not be exactly with just trophies or majorly by trophies. और अगर तुमने चावी को इतना इजी हैंड दिया है ना, तो अब चुप करके हर किसी को देना, क्योंकि कोमन और कीके सेटिन को तो तुमने एक सीजन के बाद अच्छा नहीं जाए थे तो बाहर निकाल दिया, और नेस्टो वाल्वर्दे जो कि ट्रॉफीज जीत रहा था उसको बाहर निकाल दिया. बट चावी को अगर 2.5 सीजन के बाद बाहर निकाला है, उनमें से हम लोग 2 बार तो यूरोपा लीग में खेल रहे थे, तो भाई सबको बड़ी जलन मच रही थी कि ऐसे क्यों कर दिया. क्यों? क्योंकि वो क्लब का एक लेजेंड है. एज अ प्लेयर, एज अ मैनेजर उसके कोई क्रेडेंशियल्स है ही नहीं यूरोप में. डू यू सी द हिपोक्रेसी ऑफ द फैंस, जो कि अपने आप को बड़ा सच्चा बार्सा फैंस मानते हैं? क्या बेवकूफ़ी वाली बात करते हैं वो. इससे बड़ी हिपोक्रेसी कोई है ही नहीं. और अगर तुमने चावी को इस तरीके से ट्रीट करा है ना, यू बेटर ट्रीट हांसी फ्लिक द सेम वे, एटलीस्ट इन द फर्स्ट सीजन. फॉर मी द बिगेस्ट मेट्रिक फॉर सक्सेस वुड बी टू चेंज द मेंटालिटी, एंड दैट वुड बी माई फर्स्ट पॉइंट. बार्सिलोना की करंट मेंटालिटी डज नॉट फिट विद हांसी फ्लिक. दिस हैज टू चेंज. हांसी फ्लिक अगर यहाँ पे आ रहा है, बार्सा को अपनी मेंटालिटी एडजस्ट करनी पड़ेगी, लेवल अप करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी, एंड इट इज़ फॉर द गुड, इट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द क्लब. तो क्या हांसी फ्लिक के आने से ये चेंज हो रहा है ऑन अ मेंटल लेवल? इज इट टू मच टू आस्क फॉर? मे बी इट इज़ मेंटली टू मच टू कम आउट ऑफ दैट रकस जो कि पिछले 5-6 साल से चल रहा है, जिसमें हम लोग बाबा चोक कर जाते हैं यूसिन में आके. बट यू हैव टू मेक इट ना, कभी तो करोगे. चावी का इनिशियली द होल आइडिया ऑन विच ही वाज सोल्ड वाज दैट ही नोज बार्सा इन एंड आउट, डीएनए समझता है, प्लेयर्स को समझता है, ही कैन बी अ मेंटालिटी मॉन्स्टर. उसमें से कुछ भी नहीं हुआ अल्टीमेटली. इफ यू सी, कुछ भी नहीं हुआ उसमें से. ही इवन हैड टू डिस द टिपिकल 4-3-3 ऑफ बार्सिलोना. 3-4-1 पे आ गया था वो सिटी की तरह एंड आते आते. Of course injuries did not help, and of course उसके कुछ पॉजिटिव एलिमेंट्स भी हैं. द वे ही ग्रूम सम यंगस्टर्स, लमासे को लेके आया, वो सब पॉजिटिव्स हैं. बट वंस अगेन, सिर्फ पॉजिटिव्स या सिर्फ नेगेटिव्स गिनाने से यू पेंट सच अ वन साइडेड आर्ग्यूमेंट दैट अ गाय आइदर लुक्स लाइक अ कंप्लीट हीरो और अ कंप्लीट विलन. टू मेनी पीपल हैव बीन, मतलब फॉर अ लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, जो होता ना कि पैर पड़ना, एकदम ही बिछ जाना भाई ज़मीन पे, वो चावी के साथ कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, स्पेशली इन इंडिया. स्पेन की मीडिया ये कर रही है, वो कर रही है, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है भाई, तुम इंडिया में रहते हो. हांसी फ्लिक हैज, आई थिंक दिस वुड बी द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हांसी फ्लिक एज वेल. सिर्फ ब्लेम बार्सिलोना भी क्यों है? अगर हांसी फ्लिक 2-3 साल के बाद बार्सा की मेंटालिटी चेंज नहीं कर पाया, आई थिंक इट इज अ फेलियर ऑन हांसी फ्लिक्स पार्ट एज वेल. उसके ऊपर भी प्रेशर है भाई चीज करने का. बट दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चेंजेस दैट ही हैज टू मेक, एंड दिस हैज टू वर्क. वरना आई एम नॉट श्योर हाउ सक्सेसफुल आई वुड ट्रीट दिस टेन्योर ऑफ हांसी फ्लिक. सबसे बड़ा चेंज मुझे लगता है बार्सा के साथ यही है. जिस दिन मेंटालिटी, व्हेन द मेंटालिटी फॉल्स इन लाइन, द ट्रॉफीज विल फॉलो. देयर इज नो एक्सक्यूज ऑफ आवर टीम नॉट बीइंग गुड इनफ टू कम्पीट. डॉर्टमुंड फाइनल तक आ सकती है तो हम भी आ सकते हैं. ये बहाना उठा के फेंक दो. और ये बहाना जो है ना तुम लोगों का, जो ये विक्टिम मेंटालिटी है, यही तो चेंज करना है. ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है प्लेयर्स में भी है. हांसी फ्लिक विल डू दैट जॉब. नेक्स्ट वन, और क्या चेंज हो सकते हैं? एक टैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है, विच इज़ की बार्सिलोना ऑफ कोर्स हिस्टोरिकली इज नोन टू बी अ पोजेशन बेस्ड टीम, जो कि बिल्डअप के साथ जो है गेम को बनाती है. पेशेंट बिल्डअप होता है, पासेस होते हैं, कई सारे टिकी टाका होता है, ये तो हम लोग जानते हैं, बार्सा डीएनए का पार्ट है.
इसमें एक बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज आने वाला है। अब हम लॉन्ग बॉल्स के थ्रू शायद खेलेंगे। जो एक बहुत ही डम डाउन करके आपको बताऊं, जो लोग ई फुटबॉल खेलते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो एक पोजेशन बेस्ड स्टाइल होता है, क्विक काउंटर स्टाइल होता है। तो हांसी फ्लिक राइट नाउ उस एक, अगर स्केल के एक एंड पे पोजीशन बेस्ड लिखूं, एक एंड पे मैं क्विक काउंटर लिखूं, ही इज लीनिंग मोर टुवर्ड्स क्विक काउंटर राइट नाउ। हम लोग एक पोजीशन वाले एक्सट्रीम पे इस वक्त, तो हमें एक वो डिस्टेंस कवर करना है। क्या ये सही है, क्या ये गलत है? अगर आप एक टिपिकल, एक वो होता है ना कि मुझे बारसा का डीएनए इंटैक्ट वैसे ही चाहिए एंड ब्यूटीफुल फुटबॉल खेलना, ये खेलना, वो खेलना है, सिर्फ जीतना काफ़ी नहीं है, अगर आप उस टाइप के एक फ़ैन हो तो आपको शायद ये चीज़ पसंद नहीं आएगी उतनी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड आई गेट वाई पसंद नहीं आएगी, मैं इसमें कंप्लेंट नहीं करूँगा ज़्यादा। माई ओनली काउंटर टू दैट इज़, हमें किस तरीके से खेलना है, इट इज़ अ लग्जरी दैट यू चूज टू गेट वंस यू आर विनिंग। मैंने ये चीज़ एक रीसेंट पॉडकास्ट में कही थी, उसमें एक दो बारसा फैंस जो है इस चीज़ को काउंटर कर रहे थे, एंड द कमेंट्स वर सो डम दैट आई डिड नॉट इवन रिप्लाई टू इट। दे वर ऑन द लाइन्स कि नहीं भाई, जीतेंगे तो ऐसे खेल कर ही जीतेंगे, वरना नहीं जीतेंगे। एंड देन दीज सेम गाइज विल क्राई अबाउट हाउ चावी डिड नॉट गेट द ट्रांसफर्स ही नीडेड बिकॉज पैसे नहीं थे। बिकॉज पैसे तभी आएंगे तो तुम जीतोगे। तो खुद ही दिमाग लगा लो थोड़ा सा। अगर तुम जीत नहीं रहे ना, तो नोबडी केयर्स अबाउट योर स्टाइल ऑफ फुटबॉल ब्रो, नोबडी केयर्स। मैड्रिड को तुम कितनी भी गाली दे दो, एंड में यूसीएल जीत गए ना, 15 यूसीएल है ना उनके पास, हमारे पास क्यों नहीं है? If there is a fundamental change in our style, in our DNA, for the betterment, for being more relevant, for being more competitive with the top European clubs, I think it is finally time for us fans and the players to embrace that new style. कब तक भाई पड़े रहोगे वहां पे? नहीं काम कर रहा तो बढ़ जाओ ना आगे। A guy that cannot change, he will become irrelevant with time. Change is the only constant. ये तो बेसिक फिलोसफीज है लाइफ की, तो तुम अपने क्लब पे क्यों नहीं अप्लाई करना चाहते ये सब? आई थिंक इट इज़ हाई टाइम दैट वी ऑल्सो स्टार्ट चेंजिंग। अगर ऐसा होता है, इफ वी हैव टू प्ले लॉन्ग बॉल्स, सो बी इट, वी विल डू इट एनी वे, डज नॉट मैटर। एक मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इसको सपोर्ट करने के लिए। एक और, पिछले 5 सालों में जिस टीम ने सबसे ज़्यादा लॉन्ग बॉल्स खेली हैं पर 90 मिनट्स, वो थी 1920 की बायर्न म्यूनिख, ठीक है? उसके बाद पिछले 5 सालों में किसी टीम ने अगर सबसे ज़्यादा लॉन्ग बॉल्स खेली हैं पर 90 मिनट्स इन अ सीजन, इट वॉज द बार्सिलोना ऑफ 2022-2023 सीजन, लास्ट ईयर। तो ऐसा भी नहीं है कि इट इज कंप्लीटली न्यू टू आवर आइडेंटिटी। अब जितने भी लोग भी तो अपोज कर रहे थे ये स्टैट सुनने के बाद, अब देखो पलट जाओगे तुम लोग। सो ऐसा नहीं है कि दिस इज समथिंग कंप्लीटली फॉरेन, एलियन to the identity of Barcelona. They have somewhat done this before. They can adapt to this. करोगे कोशिश तो सब हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ऑफ द बॉल वर्क एंड इंटेंसिटी, ये जो डिमांड करने वाला है हांसी फ्लिक, दैट वुड बी ऑन अनदर लेवल। दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मेन सेलिंग पॉइंट्स ऑफ चावी जब वो आया था, कि फिजिकली वो आती, मुझे याद है 1-2 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट्स आई थी उस टाइम पे कि ही हैज़ चेंज द ट्रेनिंग रूटीन, सबको एकदम से बोल दिया कि भाई ऐसे ट्रेनिंग करो, यू हैव टू गेट फिजिकली बेटर, यू हैव टू गेट फिजिकली मोर कंपेटिटिव। अल्टीमेटली कोई खास फर्क आया ही नहीं किसी के ऊपर। इनफैक्ट यू एंडेड अप हैविंग इवन मोर इंजरीज। हांसी फ्लिक, होपफुली विद अ न्यू मेडिकल टीम, ही इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म दैट। एंड इफ यू आर डिमांडेड ऑफ टू गेट मोर फिजिकल, टू गेट मोर इंटेंस, to dominate more on the field, ज़्यादा प्रेसिंग करो, ज़्यादा लॉन्ग बॉल्स खेलो, ज़्यादा भागो, इसमें बुरा क्या है? What is the problem as such? कोई भी बंदा, कोई भी कोच आके आपको डिमांड करके बोल रहा है कि भाई यूरोप में अगर आपको कंपेटिटिव रहना है तो यू कैन नॉट मेक डू विद द करंट स्टैंडर्ड्स दैट यू हैव। आप फिजिकली बीट हो जाओगे। पासिंग वासिंग करना ये ठीक है, एंड दिस हैज़ बीन अ ट्रेंड दैट वी हैव ऑब्जर्व्ड इन मॉडर्न फुटबॉल एज वेल, जहाँ पे पहले जो है वो फुटबॉल में जो फ्लेयर थी, जो पासिंग थी, जो स्किल्स थे, वो बहुत ज़्यादा वैल्यू करे जाते थे, एंड आजकल थोड़ा सा मैकेनिकल हो गया। इसका प्रीमियर लीग बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि भाई सिंपल पासेस होंगे, बहुत ज़्यादा फ्लेयर है नहीं, कोई बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं है, बट फिजिकलिटी और स्पीड पे गेम बहुत बन जाता है।
तो अगर पूरी दुनिया से चेंज कर रही है तो परहैप्स बार्सिलोना को भी थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा. आई एम नॉट सेइंग कंप्लीटली शिफ्ट कर जाओ वहाँ पे और अपनी क्रिएटिव आइडेंटिटी भूल जाओ, बट उस क्रिएटिव आइडेंटिटी के ऊपर अगर आपको अपने फिजिकल एस्पेक्ट्स ऐड करने को मिल रहा है तो बुरा क्या है. तो वंस अगेन एनी गाय हु टेल्स यू कि यार ये चीज़ द आइडिया ऑफ हैविंग हांसी फ्लिक ये सब चीज़ें बहुत बड़ी हैं, भाई बड़ी होंगी लेकिन अच्छाई के लिए है ना बार्सा के लिए, तो प्रॉब्लम क्या है. देयर शुड बी नो एक्सक्यूजेज व्हाटसोएवर. एंड वंस अगेन आई विल टेल यू, लास्ट सीजन बार्सिलोना ने सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया था रियल मैड्रिड कह रहा हूँ इन ला लीगा. तो दे आर यूज टू बीइंग अ टीम दैट कैन रन अ लॉट. एंड इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करूंगा, राइट नाउ जो बार्सा की टीम है, दिस इज द बेस्ट टाइम टू हैव अ गाय लाइक हांसी फ्लिक. इन एनी अदर ईयर, यू नो, आई थिंक स्पेशली अराउंड 2020, उस टाइम पे टीम की एवरेज एज इतनी ज़्यादा थी, देयर वर सो मेनी लेजेंड्स हु वर यू नो एट द ट्वाइलाइट ऑफ द करियर्स, कि ऐसा मैनेजर आता तो फिट ही नहीं करता. राइट नाउ द बार्सा टीम इज लो ऑन एक्सपेक्टेशंस, इट इज एक्सट्रीमली यंग, सम गाइज आर इवन बिलो 20 years. इस वक्त नहीं लाओगे ऐसा मैनेजर तो और कौन लाओगे. अगर ये लोग नहीं भाग पाएंगे तो और कौन भाग पाएगा. 30-35 साल के लोग थोड़ी भागेंगे, ये सब 20-25 साल के हैं. इनकी अभी पीक आनी रहती है और फिजिकली वो दे आर एज एजाइल एंड एज क्विक एज इट गेट्स. तो मेक यूज ऑफ इट. नो, ये भी मुझे एक्सक्यूज समझ में नहीं आता भाई, क्यों ना करे हांसी फ्लिक ये सब, क्यों ना लेके आए ये सब चीज़ें. अगर वो प्लेयर्स रेडी हैं, फिजिकली केपेबल हैं, बाल्डे क्या नहीं करेगा इतना. डेविस भागता था, बाल्डे नहीं भाग सकता क्या. गावी नहीं भाग सकता क्या. फ्रेंकी डियोंग नहीं भाग सकता, रफीना नहीं भाग सकता, यमाल नहीं भाग सकता. यही तो वो टीम है जो भाग सकती है. इन्हीं से तो काम कराओगे. 30-35 साल की जब एवरेज एज थी तब थोड़ी कराते हैं सब काम. तो आई थिंक टीम जो अभी है हमारे पास वो भी एट हैंड, इट इज़ द मोस्ट क्या कहते हैं सूटेबल टीम टू अडॉप्ट टू हांसी फ्लिक्स टैक्टिक्स. और कोई टीम होती बार्सा को और कोई वर्जन होता पिछले 5-6 सालों का तो शायद इतना अडॉप्ट नहीं कर पाता. और पॉइंट क्या होंगे हमारे यहाँ पे, द आइडिया ऑफ गोइंग ऑल आउट अटैक, विच मीन्स कि डिफेंसिवली आप ओपन रहने वाले हो, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल रहने वाले हो. एंड स्टैटिस्टिकली भी ही कंसीड्स 1 goal एवरी गेम. दिस कुड बी प्रॉब्लमैटिक फॉर बार्सिलोना given how they are already so vulnerable. मतलब although I think ये excuse की तरह आप यूज़ कर नहीं सकते, बिकॉज आपके पास 3 सेंटर बैक्स थे इस पूरे साल. 3 सेंटर बैक वाली फॉर्मेशन के साथ आप खेल रहे थे 3 at the back, तब भी आप डिफेंड नहीं कर पा रहे थे सही से. तो फिर बेवकूफ़ी आपकी है. फिर टैक्टिक्स को ब्लेम मत करो. आपके कैपेबिलिटीज़ में कहीं ना कहीं कमी है, आपके गेम सेंस में कहीं ना कहीं कमी है. तो अगर आप 3 सेंटर बैक्स के साथ भी वल्नरेबल हो जा रहे हो तो फिर ये बहाना मत यूज़ करना है कि हम लोग जो है हांसी फ्लिक के गेम प्ले के वजह से डिफेंसिवली बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, हमारे डिफेंसिव प्रॉब्लम्स उसकी वजह से हैं. बिकॉज वो तो वैसे भी थे. इनफैक्ट आई थिंक एज आई वाज सेइंग बिफोर, द अप्रोच ऑफ हांसी फ्लिक इज सो क्लियर कट दैट इट वुड एड मोर क्लैरिटी. It allows you more room to make mistakes defensively because anyway you're expected to do so given how open you would be while attacking. So the stress is now being taken out of the defense. Of course this does not mean कि आप complacent होके फैल जाओगे, भाई अब तो गोल खानी है तो खा ही लो फिर. नहीं, you have to do your best. Efforts पूरे डालने हैं. बट वेन यू नो कि हमारा वो एवरेज एक कंसीड करने का जो 1 गोल हम खाते हैं और 3 मारते हैं, आवर होल फिलोसफी एंड आइडेंटिटी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि हम आउटस्कोर करेंगे ऑपोजिशन को. तो इट गिव्स यू मोर क्लैरिटी, इट गिव्स यू मोर ब्रीदिंग स्पेस, स्पेशली एज अ डिफेंडर. यू आर अलाउड टू मेक मोर मिस्टेक्स, यू आर अलाउड टू बी मोर कॉन्फिडेंट. हमेशा वो इनसिक्योरिटी और वो फियर ऑफ फेलियर नहीं रहेगा दिमाग में कि एक गलती कमिट करती पूरा डिफेंस खुल गया. ना, मैनेजर वो मान के चल रहा है, उसने पूरी फिलोसफी बेस इस चीज़ के ऊपर करी है, तो रोने की ज़रूरत नहीं है. Perhaps this could add more clarity and could maybe bring out the better version of Araujo, Koundé, Kubarsi, Christensen, whoever. And lastly, the 4-2-3-1. Ideally, Barca likes to play in a 4-3-3. Historically, बोलूँ तो once again. But in recent years, we have seen how the formation changes very regularly, and this is a phenomenon that happens across the big clubs of Europe. सिटी भी हर साल अपनी फॉर्मेशन काइंड ऑफ चेंज करती रहती है. बार्सिलोना ने लास्ट ईयर आपको याद होगा वो बॉक्स फॉर्मेशन बनाई थी, जब वो 4 मिडफील्डर्स को बॉक्स तरीके से खड़े करते थे. गोइंग फॉरवर्ड गावी वुड बिकम अ लेफ्ट विंगर. इस साल 3-2-4-1 खिला रहे थे. कभी कभी बीच में 4-3-3 भी ट्राई करी थी.
जो कि 2-3-5 बन जाती थी, बड़ा उसका भी फेमस करा था चावी के अंडर। तो ऐसा नहीं है कि बार्सिलोना नई फॉर्मेशंस को अडाप्ट कर नहीं सकती है। एंड 4-2-3-1 इज नॉट समथिंग वेरी न्यू। कोमन के अंडर भी 4-2-3-1 खेले थे बहुत टाइम तक। इसमें बस एक चीज़ है, द सरप्लस ऑफ ग्रेट मिडफील्ड टैलेंट दैट बार्सिलोना हैज़ राइट नाउ थैंक्स टू ला मासिया, वो कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज हो सकता है अगर सिर्फ 2 मिडफील्डर्स की जगह बन रही है टीम में। बिकॉज 4-2-3-1 में द थर्ड मिडफील्डर वुड बी बेसिकली एन अटैकिंग मिडफील्डर, तो ही वुड बी एक्सपेक्टेड मोर टू स्टे ऑन द हायर साइड ऑफ द पिच। अटैकिंग आउटपुट ज़्यादा एक्सपेक्टेड होगा, वो टिपिकल मिडफील्ड वाला रोल शायद एक्सपेक्ट ना करा जाए। हो सकता है यहाँ पे हाथ से फ्लिक के कॉमन ग्राउंड पर रीच करके 4-3-3 खेलाए, बट अगर 4-2-3-1 भी खिलाता है, बार्सिलोना शुड नॉट बी यूजिंग दिस एज एन एक्सक्यूज। कोई रीजन नहीं है बोलने का कि 4-2-3-1 खिला रहे थे इसलिए हम अडेप्ट नहीं कर पाए। इट इज़ अ मच सिंपलर फॉर्मेशन दैन अ 3-2-4-1 जो कि चावी खिला रहा था। इट वॉज सो कॉम्प्लिकेटेड। सो आई थिंक ये कोई भी एक्सक्यूज नहीं बनता है। एंड विद दिस आई थिंक जो सारे पॉइंट्स थे परहैप्स जो जो हांसी फ्लिक लेके आने वाला है एंड कैसे कैसे बार्सिलोना को उसका अडॉप्ट करना है, क्या उसके फ़ायदे क्या नुकसान है, वो हमने कवर कर लिए। एंड द कंक्लूजन हियर इज दैट हांसी फ्लिक के आने से चेंजेस होंगे डेफिनेटली, मेंटल लेवल पे, ऑन फील्ड लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, फॉर ईच इंडिविजुअल प्लेयर ये चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं। बट ये सारे चेंजेस आर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड द प्लेयर। तो देर इज नो एक्सक्यूज टू डिसमिस दीज चेंजेस बाय सेइंग कि दीज आर जस्ट टू मच, दीज आर जस्ट टू हैवी फॉर अस टू अडेप्ट टू। अगर तुम इनसे अडेप्ट नहीं कर सकते तो तुम ट्रॉफी भी नहीं जीतोगे। अब बताओ क्या चाहिए तुम्हें। ये समरी रहेगी इस सेगमेंट की। नाउ लेट्स मूव टू क्रिकेट। लेट्स स्टार्ट विद द प्रीव्यू फॉर इंडिया वर्सेस आयरलैंड, द फर्स्ट मैच फॉर इंडिया इन दिस T20 वर्ल्ड कप। स्टार्ट थोड़ा अजीब नोट पे है वर्ल्ड कप, मतलब इट वॉज सो वियर्ड फॉर मी टू सी कि इंडिया और बांग्लादेश का वार्म अप मैच चल रहा है, वो यहाँ पे रात के 12 बजे के आसपास ख़त्म हुआ है। एंड सुबह ही 6 घंटे बाद वर्ल्ड कप का इनॉग्रल मैच था USA कनाडा का। बेसिकली US के टाइमिंग्स के हिसाब से जिस दिन पे वार्म मैचेस ख़त्म हो रहे हैं, आई थिंक उसी दिन पे टूर्नामेंट भी शुरू हो रहा है। ऐसा हमने कितनी बारी होते हुए देखा है। वन सेकेंड फील्स वियर्ड कि किस टाइप की प्लानिंग हुई है। ऑलरेडी मैच एक ऐसा था जो कि बहुत ज़्यादा हाइप जनरेट करने वाला नहीं था, ऑल्दो काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ करा इसको, राइटफुली सो। बट जिनको नहीं पता है, क्रिकेट की हिस्ट्री का पहला इंटरनेशनल मैच जो है वो USA और कनाडा के बीच में ही हुआ था। माइट साउंड वेरी सरप्राइजिंग, हमने इसके ऊपर एक रील भी बनाई थी। तो मे बी इट वॉज एन ओड टू दैट गेम, एंड प्लस USA बीइंग द होस्ट कंट्री इट ऑलवेज हेल्प्स। तो द इनॉग्रल मैच ऑन पेपर वॉज नॉट गोइंग टू ड्रॉ बिग नंबर्स। द लीस्ट दैट यू कुड हैव डन वॉज कि भाई एटलीस्ट पहले इनॉग्रल मैच में और जो वार्म अप गेम्स का जो पूरा स्लॉट चलता हुआ आ रहा है, थोड़ा सा गैप तो दे दो। आई थिंक दे कुड हैव मैनेज्ड दैट बेटर, बिकॉज कहीं ना कहीं हाइप थोड़ी किल हो गई। लाइक फैक्ट ऑफ द मैटर इज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का वार्म अप मैच ऑन द सेम डे जहाँ पे वर्ल्ड कप का पहला मैच खेला जाने वाला है, उस वार्म मैच की ज़्यादा हाइप थी एज अपोज टू द फर्स्ट गेम। जस्ट गोज ऑन टू शो एवरीथिंग दैट वॉज रॉन्ग विद द शेड्यूल। एंड कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हुई हैं। USA ने अपनी हिस्ट्री की सबसे बड़ी चीज़ वहाँ पे फुलफिल कर ली पहले गेम के अंदर ही। दे आर लुकिंग क्वाइट इम्प्रेसिव। पापा न्यू गिनिया ने ऑलमोस्ट एक बहुत बड़ा अपसेट क्रिएट कर दिया था वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, ऑल द एंड में कंफर्टेबली जीत गई वेस्ट इंडीज़। सरप्राइजिंग थिंग वंस अगेन वॉज कि वो होम टीम थी और वहाँ पे हार्डली स्टेडियम में कोई देखने आया हुआ था इनिशियली। एज द गेम इवेंचुअली प्रोग्रेस, थोड़े लोग ज़्यादा आ गए थे, बट अपेरेंटली डे गेम प्लस द हाई प्राइसेस ऑफ द टिकट्स, वो दे वर अ बिग टर्न ऑफ फॉर ऑल द क्राउड टू कम एंड विजिट द स्टेडियम। दे विल हैव टू लुक इनटू दिस बिकॉज वेस्ट इंडीज अपने घर पे खेल रही है, अब क्राउड के लिए ना आना कोई एक्सक्यूज है नहीं। द साइट्स वर जेन्युइनली कंसर्निंग। ऑल्दो से कोई स्टैट्स आए थे कि वेस्ट इंडीज इज सेट टू गेन अबाउट 200 to 600 crores फ्रॉम दिस होल T20 वर्ल्ड कप। उनको बूस्ट मिलने वाला है, इतने रुपए का है, पता नहीं कौन सी करेंसी में था, बट ऐसे चलता रहेगा तो आई डाउट कि कितना ही बूस्ट मिलेगा। इंडिया पाकिस्तान का हाई ऑक्टेन गेम भी अमेरिका में होने वाला है, यहाँ नहीं होने वाला। सो
आई थिंक दे हैव टू डू बेटर. थोड़ी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन बेटर करना पड़ेगा वर्ल्ड कप का. काइंड ऑफ फील्स है कि जो हाइप है असली वो शुरू होगी 5 जून से ही. इंडिया में भी अभी द हाइप इज नॉट एट इट्स पीक बिकॉज अभी सब इलेक्शन के मूड में. 4 जून को रिजल्ट आएगा, उसके बाद से फिर द फोकस विल शिफ्ट ऑन द वर्ल्ड कप. एंड असली वर्ल्ड कप शुरू आई थिंक अभी भी सुपर 8 से होगा. ये द होल कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग 20 टीम्स, आईसीसी ने, देखो वी हैव टू प्रेज आईसीसी कि उन्होंने 20 टीम्स खिलाई हैं. बहुत लोग रोते हैं कि वर्ल्ड कप कहते हो लेकिन सिर्फ 10 टीम खेलती हैं, क्या फ़ायदा वर्ल्ड कप बुलाने का. बट यही तो प्रॉब्लम है. अभी ओडीआई वर्ल्ड कप में 10 टीम्स थी लेकिन 10 टॉप टीम्स थी. हर मैच में देयर वाज वन इंसेंटिव टू लुक फॉरवर्ड टू. अब यहां पे यूएसए और कनाडा के मैच में मैं क्यों देखूं, वो भी सुबह के 6 बजे. कोई भी इंडियन क्यों सो के उठेगा. तो ये 20 टीम्स का आइडिया सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट क्वाइट फ्रैंकली इन 20 टीम्स की वजह से जो ग्रुप स्टेज बनता है ना सुपर 8 से पहले का, इट इज बेसिकली क्वालिफायर्स. इट होल्ड्स नो वैल्यू एंड देयर आर नो टीआरपीज टू दीज इररिलेवेंट गेम्स. तो आप ऐड तो कर दोगे नई टीम को, बट इज इट इवन फाइनेंशियली फीजिबल. जितने भी लोग रोते हैं इस बात के लिए, क्या वो खुद देखते हैं इन मैचेस को उठ के सुबह. तो वो हिपोक्रेसी फैंस की वहाँ पे आ जाती है. एंड दिस इज वाई आई डोंट ऑलवेज ब्लेम आईसीसी. ऑल्दो नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप में भी 20 टीम्स होने वाली हैं, बट आई थिंक दे वुड हैव टू फिगर आउट अ बेटर फॉर्मेट या फिर हैव टू स्केड्यूल समथिंग बेटर, बिकॉज ऐसे तो नहीं देखने वाला भाई कोई. दे विल बी वेटिंग फॉर सुपर 8. सुपर 8 जैसी आएगा सारे मैचेस तगड़े होने वाले हैं, कोई डाउट ही नहीं है. मैं तो सारे मैचेस देखूंगा लाइव. बट मैं तो खुद कहता हूँ अभी अगर अब वो पापा न्यू गिनी और मान लो किसी और टीम का स्कॉटलैंड का मैच हो रहा है, मुझे पता भी नहीं सेम ग्रुप में है भी कि नहीं, तो मैं लाइव क्यों देखूंगा सुबह उठ के 6 बजे, सुबह 5 बजे उठ के. मैं हाईलाइट्स देख लूंगा भाई दोबारा. लाइव मैच रिकॉर्ड कर दूंगा, उसको दोबारा देख लूंगा अपने कन्वीनियंस पे. बट नो बडी इज इंटरेस्टेड, नॉट इवन द व्यूअर्स. मैं उसकी वीडियो भी बनाऊंगा तो आई एम नॉट इवन श्योर कोई देखेगा भी कि नहीं. बाय द वे प्लीज लेट मी नो, बिकॉज अभी हम लोग इंडिया का मैच प्रीव्यू कर रहे हैं यहाँ पे. ऑफकोर्स इंडिया के तो सारे मैचेस का प्रीव्यू और रिव्यू करेंगे, बट इफ़ यू वांट कि मैं बाकी कोई टीम्स का कि मैचेस का रिव्यू करूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आई थिंक आज श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का मैच है, तो आई वाज प्लानिंग टू डू इट्स रिव्यू एज वेल, बट आई थॉट कि मैं पहले पूछ लेता हूँ कि आर यू इंटरेस्टेड इन द बिग गेम्स ऑफ अदर कंट्रीज एज वेल, कि उसका हम प्रीव्यू करें या ना करें, या रिव्यू करें या ना करें, या फिर डू यू वांट टू बी जस्ट अबाउट इंडिया. बिकॉज आईपीएल में एक ये फ़ायदा होता है कि हाँ, there are fans for every team, so there is somebody looking forward to all the games. But when it comes to World Cup, तो सब इंडिया के फैन हैं, and then you won't really care about the other games. तो let me know in the comments कि आप चाहते हो कि मैं बाकी टीम्स के भी जो बड़े मैचेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2 टॉप 10 नेशंस अगर एक साथ खेल रहे हैं लाइक श्रीलंका एंड साउथ अफ्रीका, वुड यू लाइक मी टू डिस्कस अबाउट दैट गेम. अगले पॉडकास्ट में बिल्कुल कर सकते हैं उसको रिव्यू. Let me know in that comment, in the comment section. Now let's talk about India versus Ireland. इस मैच से हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? To start off, of course we would be winning this game. ठीक है, कोई डाउट नहीं है उसके अंदर. But this game is going to be very important. In fact, जो ये 3 हमें kind of freebies मिल रहे हैं इस ग्रुप स्टेज में, I think उनकी इंपॉर्टेंस इसी चीज से जज होगी to get the perfect combination for the Super 8s. Because उसके बाद आप एक भी मैच हारोगे ना, it could possibly result in your elimination. And अगर हम semis तक नहीं पहुंचे, it would be a big humiliation for this team. So there is actually zero room for error as soon as you enter the Super 8s, which is why all these games become super important because warm up कभी सिर्फ एक ही मैच मिला था. I think ये matches they are meant to be for some experimentation, plus hoping that the individuals that are out of form they get back into their prime form. Starting with the first segment which is the pitch and the conditions. ये मैच इस स्टेडियम की हिस्ट्री का सेकेंड ऑफिशियल मैच होने वाला है, फर्स्ट मैच बीइंग श्रीलंका एंड साउथ अफ्रीका. तो यहाँ पे बहुत हिस्ट्री है नहीं. ठीक है, सुबह 10:30 का मैच होगा. आई थिंक वहाँ के हिसाब से 10:30 का टाइम होगा, विच मीन्स डे गेम है. दोनों इनिंग्स दिन में ही खत्म हो जाएंगी, विच मीन्स ड्यू का कोई फैक्टर होने नहीं वाला. सेकेंडली, जो हमने इंडिया बांग्लादेश का मैच देखा था उसके हिसाब से, बाय द वे जिनको नहीं पता, यहाँ पे ड्रॉप इन पिच यूज हुई है, ऑस्ट्रेलिया से आई है वो. सो पिच को जो हमने देखा था जितना क्लियरली यहाँ पे ज़्यादा गेम्स खेले गए नहीं है, तो इट इज़ स्टिल फ्रेश.
the grass on the pitch is still lively, which means there will be something on offer for the fast bowlers and perhaps something for the spinners as well. जब तक ये पिच आई थिंक थोड़ा और मैचेस खेलेगी तब ये सेटल और हो जाएगी एंड देन वी वुड सी द अल्टीमेट पार्ट ऑफ विकेट हियर. बट द इनिशियल साइंस से कि शायद देयर इज समथिंग ऑन ऑफर फॉर द बॉलर्स एज वेल. सो इट वुड नॉट बी दैट that simply a straightforward batting wicket that you would expect. In saying that, I am still expecting 200 runs. That is the standard of modern T20 game. The pitch is not, batting friendly, batting perfect, and still you expect 200 runs. I'm not kidding, especially क्योंकि opposition Ireland की है. I would be disappointed अगर हम लोग 200 रन यहाँ पे नहीं मारते तो. And I'm being very serious about this. India should be disappointed if they don't end up scoring 200 runs, if they end up batting first. I believe अगर आप टॉस जीतते हो, ideally you want to chase. I say bat first and get game time. मेरा यह मानना है. अगर आप एक नॉकआउट मैच होता, आप मेरे से पूछते क्या करना चाहिए, आई वुड हैव सेड बोल फर्स्ट. क्योंकि ये एक इट्स द फर्स्ट गेम ऑफ द टूर्नामेंट अगेंस्ट, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू आयरलैंड, इट इज़ अ वेरी क्या कहते हैं, हल्की टीम है बहुत ज़्यादा, मतलब इंडिया के अगेंस्ट. आई एम सेइंग विन द टॉस एंड बैट फर्स्ट, मेक यूज ऑफ दिस as an opportunity to train yourself for the Super 8s, to get in rhythm, to get those players back in form who are not doing good. तो ये तो बात हो गई पिच की. आउटफील्ड की बात करेगा हम लोग. अपेरेंटली दैट इज ऑल्सो नॉट सो गुड. थोड़ा स्पॉन्जी सा है वो. बॉल वहाँ पे जाके फंस जाती है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथली स्किड नहीं करती टुवर्ड्स द बाउंड्री, रेस नहीं करती टुवर्ड्स द बाउंड्री. अनदर रीजन वाई वी माइट नॉट सी दैट बिग टोटल्स. कुछ ऑब्वियस चौके जो हैं हो सकता है टूज में कन्वर्ट हो जाए, बिकॉज बॉल बाउंड्री तक पहुंची नहीं, बॉल पहले रुक गई. दैट कुड बी अ फैक्टर एज वेल, बट वंस अगेन नॉट एन एक्सक्यूज फॉर अस टू नॉट डू वेल हेयर. सेकेंड सेगमेंट में चलते हैं, विच इज वंस अगेन वी डोंट हैव टू स्पीक टू मच हेयर बिकॉज ज़्यादा हिस्ट्री है नहीं. द हेड टू हेड रिकॉर्ड 7 बार इन दोनों टीम्स ने T20s खेले, 7 बार इंडिया जीती है, नो सरप्राइज हेयर. बट अगर मैं थोड़ा सा आइलैंड के लिए कहूँ, दे हैव रिसेंटली बीन इन डिसेंट फॉर्म. आई वोंट से कि बहुत ज़्यादा स्टुपेंडस फॉर्म है इनका. दे बीट पाकिस्तान वंस एंड अफगानिस्तान वंस, एंड वार्म अप मैचेस में भी दे हैव डन डिसेंटली वेल. नेदरलैंड और स्कॉटलैंड को हरा दिया, बट श्रीलंका से वंस अगेन थोड़ी सी अच्छी टीम आई तो पिट गए. सो कंफर्टेबली पिटे उस मैच में. सो मतलब बाय देयर स्टैंडर्ड्स दे हैव बीन डूइंग वेल, but to compete with India the form is not good enough for not any fault of theirs, because वो टीम का भी कैलिबर उस लेवल का नहीं है, and वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें भूलना नहीं चाहिए. आई वुड इवन से कि अगर हम लोग उनके टीम का स्किल सेट और द इंडिविजुअल्स उनकी कैपेबिलिटीज़ को कंसिडरेशन में लें, मे बी दे हैव एक्चुअली परफॉर्म बेटर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ देम. सो उस पर्सपेक्टिव से उनका फॉर्म अच्छा रहा है रिसेंटली, बट क्या इज इट गुड इनफ टू टैकल इंडिया? आई थिंक क्लियरली नो, कोई क्वेश्चन ही नहीं इसमें. आई एम नॉट गोइंग टू शुगर कोट दिस. इंडिया को ऑन द अदर हैंड फॉर्म T20s में आई वुड से अच्छा ही रहा है भाई. अफगानिस्तान को हरा के आए, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया को भी हराया था T20 सीरीज़ में. इफ़ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, आई थिंक साउथ अफ्रीका को भी शायद हराया था. आई कुड बी रॉन्ग, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, बट अच्छा चल रहा है फॉर्म ओवरऑल, अच्छा चल रहा है. शुड बी asserting their dominance in this game as well. प्लेइंग 11 की बात करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो. क्या प्लेइंग 11 होना चाहिए एग्जैक्टली इंडिया का, और किस पर्सपेक्टिव से प्लेइंग 11 बनाना चाहिए? मेरा जो विजन है इस टीम की प्लेइंग 11 को लेके इस मैच के लिए, इट इज डायरेक्टली टू ट्राई द मोस्ट लाइकली कॉम्बिनेशन दैट कुड सर्व यू द बेस्ट इन दिस टूर्नामेंट. Use these 3 games, USA, Canada and Ireland, as experimentation only if your A plan does not work. अगर आपने पहले गेम के साथ ही बाय चांस सही कॉम्बिनेशन हिट कर दिया तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? वो तो बेस्ट केस सिनेरियो है ना. ये IPL तो चल नहीं रहा है कि हमें हर किसी को थोड़ा थोड़ा खिलाना है. वर्ल्ड कप की बात हो रही है. सो माई टीम इज गोइंग टू बी, आई एम गोइंग टू स्टेट दैट टीम जो कि मेरे लिए जो नंबर 1 टीम होनी चाहिए, जो सबसे ज़्यादा सेंस बनाती है. ये मैंने पिछले पॉडकास्ट में जब हर टीम का प्रीव्यू किया था, मैंने हर टीम की प्लेइंग 11 भी बनाई थी हर कंट्री की.
उससे मैंने इंडिया के लिए सेम प्लेइंग 11 बोली थी. आई रीआइटरेट इट वंस अगेन एक्सप्लेन सम की रीजंस व्हाई आई हैव प्लेस्ड पर्टिकुलर प्लेयर्स एट पर्टिकुलर पोजीशंस. एक दो चेंजेस उसमें होंगे टैक्टिकली जो कि मैंने बांग्लादेश वाले वार्म गेम के बाद नोटिस करे हैं, एंड उसको कंसिडरेशन में लेते हुए मैंने उस टीम में ऐप चेंजेस ऐड करे हुए. ठीक है, नेम्स में वहाँ चेंज नहीं है. ओपनिंग रोहित शर्मा एंड विराट कोहली को ही करना है. The fact that Yashasvi Jaiswal did not even face one ball in that warm-up game speaks to me कि Indian management agrees with the idea of having Virat Kohli as an opener alongside Rohit Sharma. I would be surprised अगर यशस्वी जायसवाल को इस मैच में ओपनिंग करा देते हैं तो, and Virat Kohli does not open. I am expecting Rohit and Virat to open in this game for sure. One down पे मैंने प्रीव्यू में कहा था कि स्काई को आना चाहिए, which was the obvious choice. As it seems, as per the warm-up game, it is actually going to be Rishabh Pant. In fact, Harsha Bhogle ने tweet भी कर दिया कि so it is clear now, Rishabh Pant is at number 3. And I want you to hold that thought for a bit. सुनने में एकदम ही unsettling लग रहा होगा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, फिर से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. सोचो एक बार. Rishabh Pant at number 3, why? Firstly, is it harming the other players? Answer is no. Sky would have anyway played at number 4 had Virat Kohli been at number 3 and Yashasvi and Rohit were opening. IPL में भी उसने मेजर पार्ट अपना नंबर 4 पे बताया इस साल, तो कोई नई बात है नहीं उसके लिए नंबर 4 पे खेलने के लिए. पंत अगर ऊपर आ जाता है नंबर 3 पे, द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट ही सॉल्व्स इज द लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन दैट इंडिया हैज बीन लुकिंग फॉर सो लॉन्ग. Because now you will see Rohit Sharma and Virat Kohli both are opening. Number 3 पे now you have a left hander. उसके बाद सूर्य कुमार यादव at number 4. फिर number 5 पे शिवम दुबे once again a left hander. फिर हार्दिक पांड्या at number 6. फिर जडेजा at number 7 once again a left hander. कितना सिमेट्रिकली ब्यूटिफुली इंडिया ने लेफ्ट हैंड राइट हैंड की कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जस्ट बाय पुशिंग ऋषभ पंत एट वन डाउन. एंड कैन ही नॉट प्ले एट वन डाउन? ऑफ कोर्स ही कैन. His gameplay definitely suits that. In fact, imagine Rohit और विराट के बाद you have ऋषभ पंत, स्काई एंड शिवम दुबे coming in. मतलब एक्सप्लोजन की भरमार है भाई. On paper this is as explosive as it gets. It is actually on par with England. And कई सारे इंडियंस इस चीज का मजाक उड़ाएंगे बोल के कि क्या बात कर रहा है, बट ये फैक्ट है भाई, ये फैक्ट है. इसके बाद भी हार्दिक पांड्या, जडेजा, अनदर कैदर आई विल मेंशन, वो सब बैटिंग के लिए होंगे. एवरीबडी हैज द लाइसेंस टू गो ऑल आउट. सो आई डोंट माइंड ऋषभ पंत एट नंबर 3 पर्सनली. आई एम ओपन टू दिस. एंड वंस अगेन, इफ दिस डज नॉट वर्क, यू हैव 3 games फॉर एक्सपेरिमेंटेशन. यू कैन ऑलवेज पुश हिम डाउन द ऑर्डर. कई लोग पूछेंगे संजू सैमसन यहाँ पे क्यों नहीं? उसका आंसर वंस अगेन, ही इज नॉट लेफ्टी. सेकेंडली, वार्म अप मैच में आपको उसका आंसर मिल गया होगा. There is a reason why Sanju Samson has not been selected for so long for the Indian team, because whenever he gets a chance, he kind of messes it up more often than not. I know it's a warm game, it's just one game, but unfortunately, यही sad reality है. हम और आप, मतलब हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, यही सच्चाई है. इसके बाद शिवम दुबे एट नंबर 5, उसके बाद हार्दिक पांड्या. एंड दुबे को इसलिए रखा गया यहाँ पे बिकॉज चॉइस अल्टीमेटली क्या है? आप जायसवाल को ला सकते हो ओपनिंग में, या फिर दुबे को मिडिल ऑर्डर में ला सकते हो. बिकॉज बाकी जो 4 लोग हैं, रोहित, विराट, स्काई एंड पंत, ये तो नहीं हटने वाले. तो चॉइस है दुबे और यशस्वी के बीच में. द चॉइस हैज बीन मेड मच मोर सिंपलर बिकॉज यशस्वी हैड अ वेरी पुअर IPL थ्रू आउट अपार्ट फ्रॉम अ कपल ऑफ गुड इनिंग्स. दुबे के आखिरी के 3-4 मैचेस अच्छे नहीं गए थे, बट ही स्टिल डोमिनेटेड द IPL like nobody else. Plus he can also bowl, and I'll tell you why it is very crucial also. Once again, दुबे ने बॉलिंग बहुत करी थी बांग्लादेश अगेंस्ट. इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस. फॉर दोज रीजंस ही मेक्स द बैलेंस ऑफ द टीम मच बेटर, एंड सो दुबे विल बी सेलेक्टेड ओवर यशस्वी जायसवाल आई थिंक. नंबर 6 पे हार्दिक पांड्या हैज टू प्ले. वंस अगेन उसके ऐसा ऑलराउंडर नहीं है टीम के पास अभी, तो उसको खेलना ही पड़ेगा. एंड जो लोग कह रहे हैं हम 5 बॉलर्स के साथ खेल सकते हैं, भाई सीख लो राजस्थान रॉयल्स क्यों हारी IPL में, समझ लो. और एक और बात सुन लो, जिन टीम्स के पास इस
वर्ल्ड कप में सिर्फ 5 बॉलर्स होंगे ना, वो नहीं जीतेंगे ये वर्ल्ड कप नहीं जीतने वाले. You will see the team that will win this World Cup will have more than 5 bowling options in the team. ये fact है. And Hardik Pandya for India is crucial for that. Because Shivam Dube cannot be the 6th bowler right now. So Hardik Pandya is there. उसके बाद जडेजा आएंगे. अब कई लोग कहेंगे अक्षर को खिला सकते हो भाई, अक्षर को खिला लो, जडेजा को क्यों खिलाना है? My answer is दोनों खेलेंगे. ये चीज़ मैंने पिछले पॉडकास्ट में एक्सप्लेन करी थी. जिनको नहीं समझ में आ रहा फिर से समझा देता हूँ. India would once again be committing a suicide by not having a batsman at number 8. Modern template यही है, जितने जल्दी अडाप्ट कर लोगे उतना जल्दी अच्छा हो जाएगा. एंड आई थिंक ये जेन्युइनली एक चेंज है जो कि रोहित शर्मा लेके आ रहा है. रोहित शर्मा ने ODI फॉर्मेट और T20 फॉर्मेट में इंडिया की फिलोसफी चेंज करी है, जिसमें वो पिछले 10 साल से फंसे हुए थे फ्रॉम द धोनी एरा. ही इज़ द गाय हु हैज पॉइंटेड आउट कि मॉडर्न गेम चेंज हो रहा है, हमें अडाप्ट करना पड़ेगा. एंड पीपल आर नॉट have not recognized कि रोहित शर्मा चीज़ लेके आया है alongside Rahul Dravid, who surprisingly is such a traditional cricketer, and guys don't give these two the respect that they deserve. It is actually under these two guys. It is not under Virat Kohli or MS Dhoni. It is actually under these two guys. And लोग इस चीज़ की वैल्यू करते हैं ना, इसको कभी समझेंगे. ODI फॉर्मेट में भी जिस तरीके से उसने इंडिया का टेम्पलेट चेंज करा by himself taking that responsibility of going all out from the first over itself. T20 में वो टीम का टेम्पलेट डिज़ाइन चेंज करना टू हैव मोर ऑप्शंस, मोर डेप्थ. IPL में कौन सी टीम्स जीती हैं जिनके पास डेप्थ है? KKR क्यों जीती? इंग्लैंड पिछले बार T20 वर्ल्ड कप क्यों जीती? सबके पास डेप्थ थी. इंडिया को डेप्थ की ज़रूरत है. नंबर 8 पे बैटर होगा तभी ऊपर के बैट्समैन स्ट्रेस फ्री होकर खेल पाएंगे, रिस्क ले पाएंगे. उन्हें उस चीज़ का स्ट्रेस नहीं होगा कि पीछे कोई हम आउट हो गए तो पीछे बैटिंग नहीं बची हुई है. डीप बैटिंग है, सब लोग ऑल आउट जाओगे. वरना फिर यही लोग जो मना कर रहे हैं ना, यही लोग रोएंगे कि इंडिया की रन रेट स्लो होती है. उसको तेज करने के लिए उतनी सिक्योरिटी तो दो प्लेयर्स को. उसके लिए नंबर 8 तक बैटिंग चाहिए होगी. इट इज़ नॉट ए कोइंसिडेंस कि अक्षर पटेल और जडेजा दोनों सेम लाइन में सेलेक्ट हुए हैं. वरना रिंकू कर लेते सेलेक्ट यार. अक्षर को बेंच पर बैठाने का कोई फायदा नहीं है, फिर रिंकू करते ना सेलेक्ट इसलिए करा बिकॉज दोनों खेलेंगे. एंड वंस अगेन, जिनको लग रहा है कि चहल क्यों नहीं खेलेगा, फिर देख लो वार्म अप मैच में. मैंने कहा था तुम लोगों से, चहल डिड नॉट बोल अ सिंगल डिलीवरी. आई जेन्युइनली थिंक कि अक्षर पटेल एंड जडेजा माइट बी स्टार्टिंग टुगेदर, या फिर 3 पेसर्स खेलेंगे. बट राइट नाउ मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनना. अक्षर पटेल एट नंबर 8 आफ्टर जडेजा. फिर कुलदीप यादव डेफिनेटली विल बी स्टार्टिंग ओवर युजवेंद्र चहल. एंड लास्टली बुमराह. एंड आई एम राइट नाउ सेइंग सिराज, बट अर्शदीप भी हो सकता है. एंड आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम बिकॉज उससे कोई टीम के डेप्थ में कोई फर्क नहीं पड़ रहा. दोनों प्रॉपर बॉलर्स हैं. ऐसा नहीं कि सिराज बैटिंग कर लेता है पर अर्शदीप नहीं कर पाता. दोनों सेम है, सो फर्क नहीं पड़ता इतना. अब इसमें यू विल सी हाउ द टीम हैज 7 बॉलिंग ऑप्शंस एंड 8 बैटिंग ऑप्शंस. दिस इज द मोस्ट डेप्थ दैट यू कुड एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ द स्क्वाड. एंड क्योंकि इस टीम में अभी सिर्फ 2 पेसर्स हैं, it is invaluable to have Hardik Pandya and Shivam Dube both to act as the third pacer. Because let me tell you, इस विकेट में आइडियली 3 पेसर्स होने चाहिए. 3 स्पिनर्स खिलाने की विकेट ये है नहीं. बट इंडिया ने बहुत बड़ी कॉल ली है अपनी स्क्वाड में 3 स्पिनर्स रखने का और सिर्फ 3 पेसर्स रखने का. बिकॉज दैट मीन्स स्क्वाड में एटलीस्ट 1 पेसर तो बेंच पे होना चाहिए एज अ बैकअप, या फिर तीनों पेसर्स को आप सारे मैच खिला दोगे. डज नॉट मेक सेंस. वंस अगेन वाई अक्षर पटेल विल मोस्ट लाइकली बी इन द टीम. समझो, डॉट्स को कनेक्ट करना सीखो. क्या इस पिच पे सेंस बनता है सिर्फ बुमराह सिराज को या फिर सिर्फ बुमराह और अर्शदीप को खिलाने का? आइडियली तीनों को खेलना चाहिए. बट क्योंकि हमारे टीम की स्क्वाड की सिलेक्शन ऐसी है, टीम का बैलेंस तभी बैठेगा जब अक्षर पटेल भी होगा. आई थिंक अगर हमें एनीवे इसी बैलेंस के साथ आगे डीप जाना है टूर्नामेंट में तो अभी भी खिला लो. पिच से इतना फर्क पड़ेगा नहीं बिकॉज ऑपोजिशन उसको पिच को एक्सप्लॉइट करने लायक है ही नहीं. तो टेस्ट योर सेल्फ विद दिस कॉम्बिनेशन. आस्क हार्दिक पांड्या एंड शिवम दुबे टू बोल यू 2 ओवर्स ईच. अब तो 7 बॉलिंग ऑप्शंस है ना, करो डिस्ट्रीब्यूट आराम से. क्या प्रॉब्लम है? कोई इशू ही नहीं है. दिस इज द लग्जरी दैट यू कैन हैव व्हेन यू हैव डेप्थ. I think this lineup would be perfect, and hopefully this would be the main lineup going forward as well. If this clicks, the template would be set,
एक दो चेंजेस आते जाते रह सकते हैं, कभी संजू सैमसन को लाना है पंत की जगह तो ले आओ, चहल को लाना है कुलदीप की जगह तो ले आओ, सिराज को लाना है अर्शदीप की जगह तो ले आओ, बट वो टेम्पलेट सेम रहेगा 7 बॉलर्स और 8 बैट्समैन का, वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, विच इज़ वाई ऑल द 4 ऑलराउंडर्स आर इन द टीम। इसके मद्देनजर रखते हुए अब हम लोग आते हैं की प्लेयर्स पे, कौन से वो की प्लेयर्स हैं जिनके लिए मैच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। द फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी द कैप्टन रोहित शर्मा। He was not that impressive in the warm-up game against Bangladesh. Once again, the pitch was doing a bit initially, but that is not an excuse. And Ireland की bowling Bangladesh से भी खराब होगी. I think he has to improve. He has to go all out. And मतलब मुझे लगता है कि रोहित शर्मा का फॉर्म में आने का सबसे easy और assured way यही है, that you attack and dominate these teams. जिनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा वैसे भी स्ट्रेस लेने की जरूरत है ही नहीं। इफ़ यू नोटिस इवन इन द 2023 वर्ल्ड कप ही स्कोर्ड अ 0 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, देन स्कोर्ड अ 100 अगेंस्ट अफगानिस्तान एंड पोस्ट दैट ही नेवर लुक बैक। मुझे याद है हमने उस टाइम भी पॉडकास्ट में कहा था कि दिस इज द आइडियल गेम फॉर रोहित शर्मा टू कम बैक इन टू फॉर्म एंड देन टेक ऑफ फ्रॉम देयर ऑन। यहाँ पे आपको वो स्टेज ऑलरेडी सेट करके दे दिया गया है फॉर द नेक्स्ट गेम अगेंस्ट पाकिस्तान। रोहित शर्मा ऑफ लेट T20 में इतना अच्छे फॉर्म में रहा नहीं है। दिस कुड बी द आइडियल गेम फॉर हिम टू रीगेन दैट टच एंड इंश्योर कि अब आप डोमिनेट कर रहे हो सीधा। अब आप हर मैच में जब भी आप आ रहे हो तो यू आर द मेन थ्रेट। पावर प्ले में ही हैज़ टू प्ले दैट रोल बिकॉज विराट कोहली से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हमेशा वो करने का। रोहित शर्मा विराट कोहली का साथ में ओपनिंग कर रहे हैं तो मेन एग्रेसर रोहित शर्मा होगा। अगर जैसल और रोहित शर्मा ओपनिंग करते तो फिर वो यशस्वी को मिलता वो रोल। अभी विद विराट कोहली ऑन द साइड रोहित शर्मा हैज टू प्ले दैट रोल। रोहित शर्मा के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड आई थिंक उसका चलना बहुत इंपॉर्टेंट भी है भाई इंडिया के लिए, स्पेशली इन द पावर प्ले। द नेक्स्ट गाय इज गोइंग टू बी शिवम दुबे एंड इट हैज टू बी विद बोथ द डिपार्टमेंट्स। शिवम दुबे हैज टू मेक अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर हिमसेल्फ इन ऑर्डर टू बेंच यशस्वी जायसवाल कंसिस्टेंटली, वरना कुछ टाइम में वो केस बनने लग जाएगा कि भाई इससे अच्छा यशस्वी को ही ट्राई कर लो ना ओपनिंग में, क्या प्रॉब्लम है, विराट कोहली नंबर 3 पे बैटिंग कर लेता है, कोई इशू ही नहीं है। दुबे को एक स्ट्रॉन्ग केस बनाना पड़ेगा बैटिंग के साथ भी एंड बॉलिंग के साथ भी। एंड परहैप्स बॉलिंग में आप उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे नहीं क्योंकि 7 बॉलर्स अगर आपके पास हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ओवर डालेगा और कितने डालेगा। बट विद द बैट एट नंबर 5 और नंबर 4 wherever he bats, his contribution will be absolutely critical in not just deciding the total, but at which rate we reach that total. I think Shivam Dube se what I am expecting in the middle order is to go all out. I am not expecting him to play that anchor inning यहाँ पे, एक एंड से पकड़ के रख रहे हैं फिर हार्दिक पांड्या या फिर उसके ऊपर ऋषभ पंत मार रहे हैं। ना 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 भाई, तुम आ रहे हो, यू आर द मेन अग्रेसर। द अदर बैट्समैन विल बी बैंकिंग ऑन यू कि हमसे नहीं लग रहा अगर आज के दिन तो ये मार के देगा। सो टेकिंग दैट लेवल ऑफ रिस्क वाइल स्टिल एंडिंग अप स्कोरिंग, वो बड़ा रिस्की गेम होता है, बहुत मुश्किल होता है। वंस अगेन एन आइडियल टीम टू स्टार्ट ऑफ योर कैंपेन एंड एग्जीक्यूट दैट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंड द नेक्स्ट गाय नेचुरली वो भी एक ऑलराउंडर ही होगा, हार्दिक पांड्या। एंड ये बहुत ऑब्वियस है सबके लिए बिकॉज हार्दिक पांड्या का फॉर्म में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इवन मोर सो दैन शिवम दुबे, स्पेशली विद द बॉल। स्पेशली अगर हम लोग सिर्फ 2 पेसर्स खिलाने वाले हैं। रोहित शर्मा ने बहुत बड़ी कॉल ले ली एक, बाय जस्ट हैविंग 3 पेसर्स इन द स्क्वाड। अगर ये पे ऑफ नहीं हुई, क्योंकि डोंट बी सरप्राइज्ड, वेस्ट इंडीज की टीम ने जो उन्हें स्क्वाड अनाउंस करी है, उन्होंने खुद सिर्फ 2 ही प्रॉपर स्पिनर रखे हैं पूरी टीम के अंदर, 15 लोगों के अंदर। वो होस्ट नेशन होकर कंडीशंस को एक कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से असेस कर रहे हैं और हम यहाँ पे इनको स्पिन डोमिनेंट मान के चल रहे हैं पिचेस को। हमने होम टीम से भी अलग असेस करा हुआ है एंड ये पैटर्न बहुत सारी कंट्रीज के साथ है, दोनों हाफ में डिवाइडेड है, आधी कंट्रीज। अगर हमें रेडी रहना है कि हमने मान लो गलत असेस कर लिया पिचेस को बट स्टिल वी हैव अ थर्ड पेसर, उसके लिए हार्दिक पांड्या इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। एंड यू कुड एक्चुअली मेक अ केस कि चलो बैट के साथ चले ना चले बिकॉज नाउ वी हैव बैटिंग टिल नंबर 8 विच वंस अगेन इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग अक्षर पटेल, बट एटलीस्ट बॉलिंग के साथ चलना बहुत ज़रूरी है।
वरना उसके चलते हुए क्या होगा, यू विल हैव टू सैक्रिफाइस अक्षर पटेल टू हैव इन वन मोर पेसर, एंड उसके वजह से बैटिंग और शॉर्ट हो जाएगी, विच मीन्स हार्दिक पांड्या जो कि ऑलरेडी बैट के साथ स्ट्रगल कर रहा था, नाउ ही सीज के उसके पीछे ज़्यादा बैटिंग लंबी और बची भी नहीं है, तो अब वो मार के खेल भी नहीं सकता, अब वो और डबल माइंडेड हो गया। तो हार्दिक पांड्या, नाउ यू सी हाउ हार्दिक पांड्या की बॉलिंग उसके खुद के बैटिंग के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो एज ए थर्ड पेसर एक्ट नहीं कर पाया तो रोहित शर्मा विल बी फोर्स्ड टू ड्रॉप अक्षर पटेल एंड ऐड अनदर पेसर, एंड सो बैटिंग नंबर 7 में जडेजा जाएगा, उसके बाद कोई बैटर बचेगा ही नहीं, फिर कुलदीप यादव आ जाएगा, विच मीन्स मोर प्रेशर ऑन हार्दिक्स बैटिंग, ये विशियस साइकिल बन जाएगी। सो वेरी क्रूशियल फॉर हार्दिक पांड्या टू मेक थिंग्स इजियर फॉर हिज ओन सेल्फ। एक और बंदा जो मैं कहूँगा, द गाय हु विल बी प्लेइंग अलॉन्ग साइड बुमराह, अर्शदीप या सिराज में से जो भी होने वाला है, बिकॉज आई थिंक दैट वन पोजीशन जो कि अभी मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ लेकर, स्पेशली अगर सिर्फ 2 ही पेसर खेलने वाला है, उसमें से भी अगर सिर्फ एक ही परफॉर्म कर रहा है तो क्या ही फ़ायदा है। आई थिंक दोनों पेसर्स को एटलीस्ट एक डिसेंट लेवल ऑफ आउटपुट देना पड़ेगा टू मेक थिंग्स ईजियर फॉर शिवम दुबे एंड हार्दिक पांड्या एज वेल। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि जो सेकंड पेसर है बुमराह के बाद वो काम नहीं करने वाला, बट देन हार्दिक पांड्या विल हैव टू स्टेप अप एज अ सेकंड पेसर, तो वो तो बहुत ही अनरिस्टिक हो जाएगा। अभी वो बंदा 4 ओवर डालने लायक नहीं हुआ, तुम कह रहे हो कि सीधा सेकंड पेसर बन जाए। सो वंस अगेन टीम के डायनामिक्स के लिए इस बंदे का भी चलना बहुत ज़रूरी है। एंड सो कमिंग टू द लास्ट सेगमेंट विच इज द प्रेडिक्शंस, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट विद दिस गेम? ऑफ कोर्स वी आर एक्सपेक्टिंग अ विन, ऑफ कोर्स वी आर एक्सपेक्टिंग अ डोमिनेटिंग विन। आवर मोटो एज आई स्टार्टेड विद दिस सेगमेंट शुड बी, वी नीड टू एक्सपेरिमेंट करेक्टली। आई थिंक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट पॉजिटिवली जितना जल्दी निकला है टूर्नामेंट में उतना बेटर है, which is why I think I would like to go with this combination, even though the conditions don't really tell you कि आपको 30 मिनट्स खेलाने चाहिए। बट अगर आप हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे को टीम में रख के जेन्युइन ऑलराउंडर्स की तरह ट्रीट कर रहे हो, देन ऑन पेपर यू हैव 4 पेसर्स प्लस 3 स्पिनर्स, यू शुड बी एबल टू मैनेज योर टीम वेल। रोहित शर्मा के लिए इस मैच में कप्तानी बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, एज इंपॉर्टेंट एज इज बैटिंग, कि वो बॉलर्स को किस तरीके से यूटिलाइज करता है, किससे कितने ओवर डलवाता है। Plus, I think at the same point of time, for the individuals to regain that form, जो लोग फॉर्म में नहीं है उनको फॉर्म में आना, जो लोग फॉर्म में हैं उनको अपना नया रोल समझना। ऋषभ पंत दैट नंबर 3 is a new role. विराट कोहली ओपनिंग is not a very familiar role for the Indian team. शिवम दुबे settling in that middle order is a new role. तो ये सब चीज़ें, अक्षर पटेल एट नंबर 8 in T20s is a new role. ये सब रोल्स को समझना, उसको एग्जीक्यूट करना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं इस मैच में देखना चाहता हूँ द मेंटालिटी दैट रोहित शर्मा एंड द टीम विल बी हैविंग, कि अगर आपको इतनी लिबर्टी मिल गई ऑप्शंस की, इफ़ यू एंड अप प्लेइंग विद दिस टीम, अब क्या आप खुल के खेल पा रहे हो? अब क्या आप वो ऑल आउट इंटेंट एक्चुअली में दिखा पा रहे हो जो कि आप 2022 के T20 वर्ल्ड कप में बात कर रहे थे? आई वॉन्ट टू से इंडिया का अप्रोच क्या रहता है इफ दे हैव सो मच डेप्थ, दैट वुड बी द स्टैंड आउट पॉइंट, एंड सक्सेस हमें इस चीज़ से मेजर करनी चाहिए इस मैच की, क्योंकि जीतना तो है ही, बट ये सब मोर इंपॉर्टेंट फाइनर पॉइंट्स टिक हो रहे हैं कि नहीं, वो चेक करना ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स होप एक पॉजिटिव आउटकम मिलता है इन ऑल दीज एस्पेक्ट्स, विन तो होनी ही वाली। एंड ऑन दैट नोट आई थिंक आई विल एंड टुडेज पॉडकास्ट। होप यू विल एंजॉयड इट। पसंद आया तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस पॉडकास्ट, को सीखने को मिला हो तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगले पॉडकास्ट के लिए इफ़ यू वांट मी टू कवर मोर मैचेस ऑफ द T20 वर्ल्ड कप दैट डोंट इंक्लूड इंडिया, बेसिकली बाकी टीम्स के, तो लेट मी नो। एंड जो अगला पॉडकास्ट आपको ज़रूर देखना चाहिए इस चैनल से, आपको यहाँ पर दिख जाएगा, उसको भी देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको पॉडकास्ट कैसा लगा।